हेलो चैम्प्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटोर सत्यम, और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे क्लास 7 एसएसटी की सीरीज को, जिसके अंदर हमने 8 चैप्टर्स को ऑलरेडी कवर कर दिया है एंड उसकी प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी बना दी गई है। तो जिसने भी वीडियोस नहीं देखी है, जाइए प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 हमारा जिसका नाम है फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्ड, फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्ड, इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो प्रेजेंट है इंडिया में। ऑल्सो हम उस गवर्नमेंट की बात करेंगे जो हमें ही रूल करती है, यानी हम कौन है, सब्जेक्ट कौन है, हम पीपल जो है वो ही जो है पर्सन है वो रूल्ड है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो रूलर है वो हमारी गवर्नमेंट है एंड जो रूल्ड है वो पीपल है। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौटिल्य जी का एक कोट है जो कि उन्होंने अर्थशास्त्र के अंदर दिया है। यहाँ पे लिखा है, अ रूलर्स ड्यूटी इज द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। किसी भी रूलर की, किसी भी गवर्नमेंट की जो ड्यूटी होती है, उस टाइम पे तो गवर्नमेंट नहीं थी, उस टाइम पे रूलर्स थे, एग्जिस्ट करते थे कौटिल्य के टाइम पे, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो उस टाइम पे कह सकते हैं कि जो रूलर की जो ड्यूटी होती है वो होती है इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन करने की, यानी जो देश के अंदर की चीजें हैं, ठीक है, राज व्यवस्था है, उसको देखना। और वो थ्री फोल्ड होती है। पहली होती है रक्षा, यानी आपको प्रोटेक्शन देनी है अपने सब्जेक्ट्स को, अपने पीपल को। प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, कोई बाहर से इन्वेड करता है तो आपको उसके खिलाफ, ठीक है, उसके खिलाफ लड़ना है और अपने स्टेट को प्रोटेक्शन देनी है। सेकंड होता है पालन, यानी आपको मेंटेन करना है लॉ एंड ऑर्डर को विद इन द स्टेट। एक स्टेट में जिसमें आप रूल कर रहे हो, वहां की लॉ एंड ऑर्डर को आपको मेंटेन करना है और उनके पीपल को, उनके सब्जेक्ट को आपको कह सकते हो, ठीक है, जो चीजें हैं वो प्रोवाइड करनी है। एंड थर्ड है योगक्षेमा। ठीक है, योगक्षेमा जिसका मतलब है सेफ गार्डिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी आपको लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो एक रूलर की जो ड्यूटी होती है वो अर्थशास्त्र में क्लियरली कौटिल्य जी ने डिस्कस कर रखी है। ठीक है, और ये तीन फोल्ड जो ड्यूटीज है ये हमारी आज की गवर्नमेंट भी फॉलो करती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इमेज है, ये हमारे इंडियन पार्लियामेंट की जो भी नया कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो इंडियन पार्लियामेंट की इमेज है। ठीक है, यहाँ पे लोकसभा कह सकते हो, लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सिट, यहाँ पे सिट होती है। ठीक है, एंड 545 मेंबर्स होते हैं। आपको पता ही है कि लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, तो वो यहाँ पे बैठते हैं। एंड डिफरेंट डिफरेंट जो बिल्स हम सुनते हैं, हम देखने में आते हैं कि बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं, वो यहीं पे होते हैं और बिल पास भी यहीं होते हैं। यानी ये लेजिस्लेटिव बॉडी है जो कि लॉ बनाती है। ठीक है, यहाँ पे 4 बिग क्वेश्चंस जो चैप्टर हमारे सॉल्व करेगा उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। हम गवर्नमेंट डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टाइप की गवर्नमेंट जो है प्रेजेंट है इंडिया में। सेकंड है कि हाउ वाउ व्हाट डू दीज वेयर डू दीज गवर्नमेंट्स गेट देयर पावर्स फ्रॉम, और ये जो गवर्नमेंट है इनको पावर कहाँ से मिलती है। ठीक है, इनको पावर कहाँ से मिलती है। थर्ड है, हाउ डज अ कंट्रीज गवर्नमेंट इंटरेक्ट विद द पीपल। किस तरीके से एक कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो अपने सब्जेक्ट यानी पीपल के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेट करती है, किस तरीके से इंटरेक्ट करती है। और फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाई डज डेमोक्रेसी मैटर, हमारे लिए लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, क्यों मैटर करती है। ठीक है, ये चार हुई काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के मन में भी आते होंगे। तो ये चैप्टर हमारे ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज गवर्नमेंट एंड वेयर व्हाट आर इट्स फंक्शंस, उसके फंक्शंस क्या हैं। इन ग्रेड 6 वी लर्न व्हाट गवर्नमेंट इज एंड एक्सप्लोर्ड सम ऑफ इट्स रूल्स। क्लास 6 में हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है, एंड क्या क्या उसकी रूल्स होते हैं। तो गवर्नमेंट जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन अवर लाइफ, ठीक है, अपने सब्जेक्ट, अपने लोगों की लाइफ में। एंड ये रोल्स हो सकते हैं, पहला रोल हो सकता है कि मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर को सोसाइटी में, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड करती है कि इंश्योर करती है पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इट्स पीपल, हमारी पीस, हमारी सिक्योरिटी, हमारी स्टेबिलिटी मेंटेन करती है। ठीक है, थर्ड है कि मैनेज करना रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, जिसको फॉरेन रिलेशंस कहते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल अफेयर्स में वो चीज करती है गवर्नमेंट। फिर है हमारा फोर्थ है टेकिंग केयर ऑफ नेशनल डिफेंस। ठीक है, हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती है बाय डिप्लॉइंग आर्मी। ठीक है, तो बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने का काम है। फिर
डिलीवरिंग एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी ठीक है, ज़रूरी चीज़ें हैं वेलफेयर पर्पस के लिए, वो डिलीवर करती हैं, लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। देन मैनेजिंग द इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो भी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं उनको मेंटेन करना, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना, ठीक है, और प्रॉपर टाइमली कह सकते हैं कंप्लीशन होना भी गवर्नमेंट इंश्योर करती है। एंड देन लास्ट है कि वर्क करना फॉर द वेलफेयर एंड इम्प्रूविंग द लाइफ्स, ठीक है, जिनके पास प्रॉपर अमेनिटीज नहीं है उनको प्रोवाइड करना, ठीक है, और लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ड्रिंकिंग, ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट करती है। यहाँ पे आप कुछ इमेजेस दिखेंगे, लाइक पहली इमेज है रेल रेल की, यानी रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना, स्टोरेज सर्विसेज, रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है सेकंड इमेज में, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड रूट्स, फिर हमारा हेल्थ केयर, फिर हमारा आर्मी मैन जो बॉर्डर्स पे डिप्लॉय होते हैं, फिर हमारे ट्रैफिक पुलिस मैन जो कि ट्रैफिक को मैनेज करते हैं, ये हमारे एपिडेमिक होता है, कोई एपिडेमिक हो गया है, कोई नेचुरल डिजास्टर कंडीशन आ गई, तो वहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आके वर्क करती हैं और हमको सपोर्ट करते हैं। फिर ये क्लासरूम है, फिर ये हमारा सुप्रीम कोर्ट है, फिर ये हमारे बैंक्स हैं, ये हमारा पोस्ट ऑफिस है। तो सारी चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं। फिर अगेन यहाँ पे लिखा है कि ग्रेड 6 में, ठीक है, वी लर्न दैट इंडिया हैज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया की कौन सी गवर्नमेंट है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी लोकतंत्र एग्जिस्ट करता है, यानी हम अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं, ठीक है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पे पूरे इलाके में कोई एक पर्सन होगा जो हमारे लिए, ठीक है, पार्लियामेंट में वर्क करेगा, जिसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए भी कहते हैं, ठीक है। और हम ही उसको चुनते हैं, व्हाइल मेकिंग द नेशनल गवर्नमेंट हम एमपी चुनते हैं, एंड व्हाइल मेकिंग द स्टेट गवर्नमेंट हम एमएलए को चुनते हैं, और हम चुनते हैं, और वो हम अगर जो जीतता है फिर वो हमारे लिए वर्क करता है। तो कह सकते हो कि जो ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी हमारा रिप्रेजेंटेटिव जाएगा लेजिस्लेचर में, बैठेगा और हमारे लिए बिल्स पास करेगा, ठीक है, हमारे मुद्दे उठाएगा लेजिस्लेचर में, और ठीक है, और उनको पास कराएगा, ठीक है। ये बेसिकली पर्पस होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है। तो ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे हमारे पास हक होता है कि हम हर 5 साल में अपने जो रूलर है, अपना जो कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव है, उसको चेंज कर सकते हैं, अगर वो हमारे लिए अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो इसी सिस्टम को कहेंगे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक है। इंडिया में मैनी कंट्रीज हैव अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इंडिया की तरह ही काफ़ी कंट्रीज में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक है। बट सम कंट्रीज हैव अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। बट ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ पे कह सकते हो कि जहाँ पे कह सकते हैं एक पर्सन रूल करेगा, लाइक कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिज्म जो चाइना के अंदर है, ठीक है, इस तरीके से। इवन ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर नॉट एग्जैक्टली द सेम ऑल्सो। सारी की सारी जो गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी को फॉलो करती है, वो भी एक तरीके से सिमिलर नहीं है, कुछ ना कुछ एक्शंस जो हैं उनके भी डिफरेंट होते हैं। और इस चैप्टर में हम देखेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो कि प्रेजेंट है, और किस तरीके से वो एक दूसरे से अलग हैं, भिन्न हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं जो उनको एक दूसरे से अलग बनाती हैं, एंड हाउ विल दे फंक्शन, और किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं, उसको भी आज हम इस चैप्टर में अच्छे से क्लियरली समझेंगे, ठीक है। तो अगेन पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है। ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी आएगा, मेरे माइंड में भी आया था जब मैंने पहली बार पढ़ाई की थी। हर किसी के माइंड में डेमोक्रेसी वर्ड आता है, यानी आप पीएम की स्पीच सुनते हो डेमोक्रेसी, या इंटरनेशनल कोई इवेंट होता है वहां पे कोई कह सकते हो कि बाहर के किसी कंट्री के पर्सन जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं। बट सबसे पहले समझने की जरूरत ये है कि डेमोक्रेसी होता क्या है। हमें जब तक डेमोक्रेसी नहीं पता चलेगा क्या होता है, हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो पहले समझते हैं डेमोक्रेसी क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हमने ग्रेड 6 में, क्लास 6 में पढ़ा था, डेमोक्रेसी इज बेस्ट अंडरस्टूड एज रूल ऑफ द पीपल, यानी लोगों का रूल। किसका रूल? लोगों का रूल। दिस मीन्स दैट द सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी इन अ डेमोक्रेसी, जो पावर का सोर्स है, जहां से पावर रिसीव की जा रही है, ठीक है, वो कौन है? हम लोग खुद, हम जो पीपल हैं वो खुद ही हैं, आर द पीपल ऑफ द कंट्री। यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको नेक्स्ट इलेक्शन में वापस चुनना है, अपने आप को चुनने जाना है, और पावर गेन करनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको अपने सब्जेक्ट से ज़्यादातर वोट्स लेने पड़ेंगे, और वो किस तरीके से होगा? बाय इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो वो ज़्यादातर वोट्स कैसे लेगा? अगर वो अच्छा काम करेगा तो ही तो सब लोग उसको वोट देंगे। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो पावर डिराइव हो रही है वो लोगों से हो रही है, ठीक है। लोग ही उस पर्सन को चुन रहे हैं अपनी गवर्नमेंट में,
ठीक है? गवर्नमेंट बनाने के लिए उस पर्सन को चुन रहे हैं ताकि वो ही उनके ऊपर रूल करे। तो यहाँ पे बेसिकली पर्पस क्या है कि जो सोर्स ऑफ पावर है, वो पीपल खुद हैं, ठीक है? लोग खुद हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल ऑफ अ स्कूल, ठीक है? एक स्कूल का एग्जांपल लेते हुए इसको क्लियरली समझते हैं, ठीक है? देखो, एक स्कूल एग्जांपल है, अ स्कूल इज फुल ऑफ एक्टिविटीज। एक स्कूल में काफी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज होती हैं एंड थिंग्स दैट मस्ट बी डन। मैनी डे टू डे टास्क नीड टू बी मैनेज्ड एंड थिंग्स नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड। डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं स्कूल में, उसको मैनेज करना पड़ता है, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक टाइम टेबल होता है आपका, आप स्कूल में हो, आप टाइम टेबल फॉलो करते हो कि इतने घंटे का एक टाइम पीरियड होगा, फिर अगला पीरियड इतने घंटे का होगा, ठीक है? ये प्रॉपरली शेड्यूल्ड होता है एंड कौन सा टीचर आपकी कौन सी क्लास लेगा ये भी शेड्यूल्ड होता है। तो इसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइज है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन हो रखा है, टू बी मेड एंड फॉलोड। फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को भी ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, बीच बीच में आपको कोई कोई शॉर्ट्स ब्रेक मिलते हैं, स्पोर्ट्स ब्रेक मिलते हैं। फिर आपका लंच ब्रेक होता है ड्यूरिंग द लंच टाइम, तो मिड डे मील भी कहते हैं। और यूटेंसिल्स टू बी क्लीन्ड, ठीक है? काफ़ी स्कूलों में यूटेंसिल्स क्लीन नहीं होते, लेकिन बट काफ़ी काफ़ी में होते हैं। स्पीकर्स टू बी डिसाइडेड फॉर द मॉर्निंग असेंबली। आपकी हर दिन सुबह मॉर्निंग असेंबली होती है, इसके अंदर जो स्पीकर होता है जो बोलेगा उस टाइम पे, या कोई आप छोटा सा प्ले कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, तो वो आपको करना है, या कोई असेंबली के अंदर आपको स्पीच देनी है, तो हर दिन हर क्लास का टाइम होता है कि मतलब इस दिन ये वाली क्लास बोलेगी थोड़ा बहुत किसी भी टॉपिक पे, इस दिन ये वाली क्लास बोलेगी, तो ये डिसाइडेड होता है पहले से। और एक्टिविटीज़ को अरेंज करना पड़ता है, लाइक नो बैग डेज। कभी-कभी ऐसी भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिस दिन आपको स्कूल में बैग लेके नहीं जाना होता, ठीक है? उस दिन काफ़ी मज़ा आता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? द लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग इन टर्म्स ऑफ ऑल दैट नीड्स टू बी डन इन द स्कूल। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो स्कूल्स में होती हैं एंड हर स्कूल का अपना डिफरेंट एजेंडा, एक्टिविटीज़ कराने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है? इतना तो आपको पता ही है, ठीक है? तो कह सकते हो कि विथ सो मेनी ऑफ द थिंग्स टू बी डन, द हेड टीचर, जो हेड टीचर होता है हमारा, रियलाइज दैट अ स्टूडेंट कमिटी शुड बी अपॉइंटेड सो दैट स्टूडेंट्स कैन बी पार्ट ऑफ मेकिंग द रेलेवेंट रूल्स टू गेट ऑल द थिंग्स डन। तो आपने कभी भी प्रीफेक्ट वर्ड सुना होगा, प्रीफेक्ट अपने स्कूल में, कि वो प्रीफेक्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स को चुनते हैं, हेड 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 ऑफ काउंसिल्स को, जिसमें एक हेड बॉय होता है, एक हेड गर्ल होती है एंड उसके साथ कुछ मेंबर्स होते हैं, जो कि स्कूल में बच्चे जो है खुद अपनी मैनेजमेंट करना चाहेंगे, ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे, तो वो खुद भी मिलके करते हैं। लाइक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल, अगर कोई रूल इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए ये हेड हेड ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं ये करते हैं, ठीक है? फिर इंश्योर करते हैं कि रूल्स को प्रॉपर्ली फॉलो भी किया जाए। और जो क्वेश्चन होता है हेड टीचर का, वो हु विल बी द पार्ट ऑफ द कमिटी, ठीक है? एंड इस कमिटी का कौन मेंबर होगा? लाइक एक तो टीचर की काउंसिल होती है जिसमें टीचर हेड टीचर होता है और उसके डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स होते हैं जो कि खुद टीचर्स होते हैं। साथ साथ स्कूल के अंदर जो बच्चे होते हैं वो भी अपनी, कह सकते हो कि प्रीफेक्ट कमिटी बनाते हैं, जिसके अंदर एक हेड बॉय होता है, एक हेड गर्ल होती है एंड उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं जो अलग अलग पोजीशन पे वर्क करते हैं, ताकि स्कूल में मेंटेन हो पाए लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से मैनेजमेंट होता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो हेड टीचर होती है डिस्कस करती है इन द असेंबली। शी प्रपोज दैट इट वुड बी गुड इफ सम स्टूडेंट्स कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दीज टास्क। तो एक स्टूडेंट कमिटी बनती है, ठीक है? उसको बनाया जाता है और वो क्या करते हैं, हियरिंग दिस द स्टूडेंट्स गॉट एक्साइटेड एंड स्टार्टेड आर्गुइंग। और वो मतलब एक सिनेरियो दे रखा है यहाँ पे, एक केस स्टडी दे रखी है कि जैसे वो क्या कहते हैं, स्पीच देती है हेड टीचर, तो कुछ बच्चे एक्साइट हो जाते हैं और आपस में आर्ग्यू करने लग जाते हैं। तो जो नगमा होती है, ठीक है? नगमा, स्टूडेंट इन ग्रेड 12 आर द मोस्ट सीनियर। कह सकते हैं कि जो 12वीं क्लास के बच्चे होते हैं, 12th क्लास के, वो पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा सीनियर होते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास होती है स्कूल की, तो सीनियर सबसे ज़्यादा कह सकते होते हैं। वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो वो कहती है हम सब कुछ टेक केयर अपने आप कर लेंगे। शोभा जो होती है, बट यू विल फिनिश द स्कूल इन अ फ्यू मंथ्स, द स्टूडेंट इन ग्रेड 11 शुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो शोभा कहती है कि अभी तो आप थोड़े दिन में स्कूल कंप्लीट कर लोगे, कुछ हफ्तों में, कह सकते हो कुछ महीनों में आपका स्कूल कंप्लीट हो जाएगा क्लास 12th का, तो क्यों ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास 11th के बच्चे उठाएं, हम लोग उठाएं। फिर गुरप्रीत कहता है, if the students of only one grade will take care of everything, then how will they know about the problems of other grades? ठीक है? तो वो कहते हैं कि गुरप्रीत कहता है कि अगर सिर्फ एक क्लास के बच्चे सारी चीजें मैनेज करेंगे, तो उनको बाकी जो क्लासेस हैं, लाइक लाइक कोई 9th क्लास में, कोई 8th क्लास में, तो उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे वो सॉल्व करेगा, अगर कोई एक क्लास का पर्सन जो है, एक क्लास की कमिटी बनाई जाएगी। तो ये एक अगेन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो इन दिस एक्साइटिंग सिचुएशन, ये एक एक्साइटिंग सिचुएशन हो रही है कि नहीं, हर क्लास के बच्चे बोल रहे हैं कि हमको बनना है, हमको बनना है।
स्टूडेंट्स फाइनली केम टू 3 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस के ऊपर आते हैं, वो लोग एग्री करते हैं, ठीक है। पहला है कि एवरीवन इन द स्कूल बिकम्स पार्ट ऑफ द कमिटी एंड टेक्स रिस्पांसिबिलिटी। या तो हो सकता है कि सारे लोग जो हैं वो कमिटी का पार्ट बन जाए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे लोग कमिटी का पार्ट बन जाए। सेकंड है द हेड टीचर चूज द स्टूडेंट्स हरसेल्फ फॉर द कमिटी। अब सेकंड ऑप्शन ये है कि जो हेड टीचर है वो चूज करेगी कौन सा पर्सन जो है स्टूडेंट कमेटी का पार्ट बनेगा, ठीक है। उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चूज करेंगे कि कौन जो है पार्ट बनेगा हेड कमेटी का। थर्ड आता है कि द स्टूडेंट्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू वोटिंग एंड द चूजन रिप्रेजेंटेटिव बिकम द मेंबर ऑफ द कमिटी। और एंड वाला ऑप्शन ये है कि जो सारे बच्चे हैं वो कुछ रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लें अपनी क्लास में से, और वो जाके काम करेंगे, वर्क करेंगे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आप सुनो, एवरीवन इन द स्कूल बिकम्स पार्ट ऑफ द कमिटी। क्या आपको लॉजिक लग रहा है सेंस में? मतलब इस वाले ऑप्शन में कुछ लॉजिक है, कुछ सेंस है? कोई सेंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। अगर सारे बच्चे कमिटी का पार्ट बन जाएंगे तो मैनेज कैसे होगा? फिर तो chaos हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा होगा, ठीक है, आर्ग्यूमेंट होगा जैसे अभी हो रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल क्रॉस कर दो, नहीं हो सकता। सेकंड है कि अगर हेड टीचर खुद चूज करेगा स्टूडेंट्स को कमिटी के लिए, तो उस केस में क्या होगा, कुछ बच्चों को एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो कहेंगे नहीं टीचर ने बायसनेस की है, बायस हैं वो, ठीक है, कि वो एक पर्सन को चुन रहे हैं और हमको नहीं चुन रहे, तो ये उनके लिए मान्य नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन के ऊपर भी नहीं जा सकते। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली दर्शाता है डेमोक्रेसी को, किस तरीके से कि स्टूडेंट्स खुद चुनेंगे कि उनको कौन हेड करेगा। अपने जो जो बच्चे हैं वो खुद चुनेंगे कि उनके बीच में से कौन सा ऐसा बच्चा है जो लायक है, जिसको वो चूज करेंगे वोटिंग के थ्रू, ठीक है। एंड जो भी वोटिंग के थ्रू मेजोरिटी होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स आएंगे, वो पर्सन जो है कमिटी का पार्ट बनेगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है वो उसी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है, लाइक जो हम अपने एमएलए एमपीस को चुनते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट अपने हेड को चुनेंगे, ठीक है, वो स्टूडेंट कमिटी के पर्सन को चुनेंगे बाय वोटिंग। तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है वो पर्सन जो चूजन है, या वो जो चूज किया गया है फॉर द एक्ट ऑफ मेकिंग डिसीजन ऑन द बिहाफ अनदर पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल। यानी उसको चूज किया गया है टू टेक डिसीजंस फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल जिन्होंने उसको चूज करा है, उसी तरीके से, ठीक है। तो थर्ड वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा करेक्ट लगता है और सभी स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेबल भी होगा, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, एंड कह सकते हो कि मोस्ट डेमोक्रेटिक वे है इसको प्रॉपरली फुलफिल करने का, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे यही चीज लिखी है कि फर्स्ट मेथड जो है वो बहुत ज्यादा अपीलिंग लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बट इफ एवरी स्टूडेंट इन द स्कूल इज अ पार्ट ऑफ द कमिटी, इट विल बी डिफिकल्ट टू रीच डिसीजंस। डिसीजन लेना डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज हर किसी का ओपिनियन डिफरेंट होगा, हर कोई चाहेगा कि मेरे हिसाब से काम हो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सेकंड मेथड जो है, यहाँ पे हेड टीचर सेलेक्ट करेगी स्टूडेंट को फॉर द कमिटी। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को, ठीक है, मैनी स्टूडेंट विल नॉट हैव अ रोल एंड वोंट हैव अ वे टू इंश्योर दैट देयर वॉइसेस आर हर्ड रिगार्डिंग व्हाट दे नीड एंड व्हाट वांट। एंड इस केस में क्या होगा, सेकंड वाली में जैसे मैंने बोला कि कुछ स्टूडेंट्स की आवाज नहीं सुनी जाएगी बिकॉज वो दूसरी क्लास के होंगे, और अगर हेड टीचर कोई चूज कर लेगा, हो सकता है कि सब लोगों की आवाज ना सुनी जाए, ठीक है, एंड टीचर बायस कभी कभी हो जाए, ठीक है। हाउएवर जो थर्ड मेथड है, यहाँ पे स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच ग्रेड कैन चूज वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। यहाँ पे क्या होगा, हर क्लास जो है, हर क्लास अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनेगी, और उसमें क्या है, सबकी सहमति से चुना जाएगा वो वोटिंग के थ्रू। तो ये ज्यादा करेक्ट लगता है। someone they believe will effectively advocate for their class needs, ठीक है। ये क्लास की जो जरूरतें हैं उनको बता पाएगा अच्छे से, तो वो चुना जाना चाहिए फ्रॉम द स्टूडेंट्स इटसेल्फ। यानी वो स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं वो खुद चुने अपने रिप्रेजेंटेटिव को, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये जो रिप्रेजेंटेटिव होगा विल सर्व ऑन द कमिटी, ये कमिटी के अंदर मेंबर बनेगा और सर्व करेगा कमिटी में। मीनिंग दैट द स्टूडेंट कमिटी विल कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच ग्रेड, यानी कि जो कमिटी बनेगी उसमें हर क्लास का एक बच्चा, एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट लेगा, और अपनी क्लास की जरूरतों को वहां बताएगा और उसके हिसाब से वर्क करेगा। ये जो अप्रोच है ये डेमोक्रेटिक वे है टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव एंड फॉर्म द कमिटी। कह सकते हो कि ये मोस्ट डेमोक्रेटिक वे है जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे और, ठीक है, वर्क करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपकी क्लास में भी ऐसा ही होता हो कि इस तरीके से कुछ प्रोसेस को फॉलो करा जाता हो, जब भी कोई परफेक्ट या हेड बॉय हेड गर्ल को चुनना होता हो, तो इस तरीके से कुछ होता होगा क्राइटेरिया, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो संसद है, जो
चाहे वो सेंट्रल लेवल पे लोकसभा हो या स्टेट लेवल पे विधानसभा हो, दोनों ही जो है इसी तरीके से वर्क करती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है, सरकार जो होती है उसके क्या-क्या काम होते हैं, क्या-क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है? फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने देखा, डिस्कस किया, काफ़ी सारे रोल्स होते हैं गवर्नमेंट के, हमने फर्स्ट सेकंड पेज पे डिस्कस किया, काफ़ी सारे रोल्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो कि वो हमारी लाइफ में प्ले करते हैं। उसी तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी एक बच्चे की, स्टूडेंट की कमिटी में, स्कूल में, उसी तरीके से जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने कंस्टिट्यूएंसी यानी जिस एरिया में वो जीते हैं, चुने गए हैं, उसके ऊपर काम करें, ठीक है? जस्ट लाइक द स्कूल कमिटी, अ गवर्नमेंट मस्ट क्रिएट नेसेसरी रूल्स, इम्प्लीमेंट देम एंड एंश्योर दैट एवरीवन फॉलो दीज रूल्स। जिस तरीके से स्टूडेंट स्कूल की कमिटी फंक्शन करती है, उसी तरीके से गवर्नमेंट की ज़रूरत है कि वो नेसेसरी रूल्स को, ठीक है, कानून बनाए जिसको अच्छे से इम्प्लीमेंट हो और सब लोग उसको फॉलो करें अच्छे से। दीज थ्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नोन एज फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। एंड ये जो तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कह सकते हो कि हमारे गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट काम करने के, ठीक है, तरीके हैं। तो पहला है क्रिएशन ऑफ रूल्स। रूल्स कौन क्रिएट करेगा, लॉ कौन बनाएगा, बनाएगा लेजिस्लेटिव बॉडी, तो उसको कहेंगे हम लेजिस्लेटिव फंक्शन, ठीक है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा बनाता हूँ आपको डायग्राम कि जो गवर्नमेंट होती है, उसके तीन काम होते हैं। पहला है लेजिस्लेटिव फंक्शन, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, एंड दूसरा है उसका काम एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एंड तीसरा उसका काम है जुडिशियल फंक्शन। और तीनों ही काम जो है एक दूसरे के बिल्कुल साथ में चलते हैं, मतलब कह सकते हो हॉरिजॉन्टल लेवल पे चलते हैं, यानी तीनों ही जो फंक्शंस है इंपॉर्टेंट है वो कंट्री को प्रॉपरली अच्छे से चलने के लिए। तो पहला है लेजिस्लेटिव फंक्शन, इनका काम होता है रूल्स को बनाना, ठीक है, लॉज और लॉज को बनाना, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का फंक्शन होता है कि प्रॉपरली जो लॉज बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट मतलब कि जनरल पब्लिक उसको फॉलो करे, वो काम होता है एग्जीक्यूटिव का। और जुडिशियल फंक्शन होता है कि मान लो कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई, ठीक है, कोई मैटर हो गया है जिसको सॉल्व करना है, तो जुडिशरी उसका काम होता है कि उसको प्रॉपरली करे। यानी मान लो कि लेजिस्लेटिव ने कोई रूल बनाया, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ने उसको इम्प्लीमेंट करा, लेकिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, या लोगों के बीच में क्लैश हो गया या रूल को तोड़ा गया, तो जब रूल तोड़ा जाएगा तो वहां पे जो डिसीजन लिया जाएगा, वहां पे जो सॉल्व करा जाएगा वो जुडिशरी कराएगी उसको। लाइक आज के टाइम पे भी हम कोर्ट कचहरी का नाम सुनते हैं। कोर्ट कचहरी क्या करती है, कोई केस है या कोई पर्सन जो है रूल को तोड़ देता है, ठीक है, तो उसको वहां पे सजा होती है, ठीक है, तो प्रॉपरली जो ट्रायल प्रोसेस होता है वो जुडिशरी करती है, ठीक है। तो हमें पता चला कि जो रूल्स बनाने का काम है वो लेजिस्लेटिव का है। दीज रूल्स सर्व एज अ फ्रेमवर्क फॉर रनिंग द कंट्री। ये एक फ्रेमवर्क की तरह है, ठीक है, जो कंट्री को रन करने में हेल्प करते हैं, ये सारे के सारे रूल्स। द इम्प्लीमेंटेशन, इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसको एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है, तो वो काम है एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, ऑफ द कंट्री। अकॉर्डिंग टू देम वो होते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ठीक है। फाइनली एंश्योर करना कि रूल्स जो है प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं, ये काम होता है जुडिशियल फंक्शन। तीनों ही फंक्शन एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कह सकते हो कि इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, और इंटर रिलेटेड है। और कोई भी फंक्शन अगर गलत करता है, मान लो लेजिस्लेटिव अपना काम सही से नहीं करता, तो जुडिशरी, ठीक है, और एग्जीक्यूटिव आके उसको बताएगी कि आप सही से काम नहीं कर रहे हो। तो प्रॉपर चेक और बैलेंस भी होता है, प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो इंश्योर होता है। मान लो एग्जीक्यूटिव अपना काम अच्छे से नहीं कर रही, तो जो लेजिस्लेटर होगा वो जब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव में आएगा और बिल्स को पास करने में हेल्प कराएगा, तब उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, उसके ऊपर बोला जा सकता है कि आपने प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। उसी तरीके से जब जुडिशरी अपना काम नहीं करेगी तो लेजिस्लेटिव प्रॉपर एक्शन ले सकता है। यानी तीनों एक दूसरे के काम को देखते रहते हैं कि कोई सही से काम
अगर नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर वो बोल सकते हैं, ठीक है। यानी तीनों अपना काम सही से करें, कह सकते हो कि इसीलिए तीनों ही बॉडीज इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर चेक और बैलेंस मेंटेन करने के लिए तीनों बॉडीज का इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। ऑल्सो कि अगर इसमें से किसी भी एक को हटा दिया जाए तो जो फंक्शन है गवर्नमेंट का वो बिगड़ जाएगा, और कह सकते हो कि किसी के पास कुछ पावर ज्यादा हो जाएगी और जिसकी वजह से वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल भी करेगा। इसी तरीके से हमने पावर को जो डिवाइड करा है बहुत अच्छा किया है। सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है, एंड जो यहाँ पे हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर। इसको कहेंगे सेपरेशन ऑफ पावर। जो पावर है, जो ठीक है पावर है, उसको सेपरेट कर दिया गया इन थ्री बॉडीज में। क्या कह सकते हो कि जो डेमोक्रेसी है, जैसे मैंने बताया, डिफाइंड एज द रूल ऑफ द पीपल। लोग रूल कर रहे हैं, ठीक है, रूल ऑफ द पीपल, यानी जो हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं वो भी तो कोई हम में से एक ही होगा जो हमारे पर रूल करेगा। तो कह सकते हो रूल ऑफ द पीपल है। This means that similar to the third method of electing representatives in a school in a democracy, the people जो है अपने representatives को चुनते हैं in the election process जो उनको govern करेगा। However, not every country use the same method for choosing these representatives. कह सकते हो हर कंट्री जो है सेम मेथड को यूज नहीं करती अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए। उनका मेथड कुछ और हो सकता है, ठीक है। बट हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में डेमोक्रेटिक मेथड को फॉलो किया जाता है। जो थर्ड मेथड है जिसमें सब लोग वोट करते हैं इलेक्शन में जाके, उसी के थ्रू वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है। वी विल एक्सप्लोर दिस टॉपिक इन मोर डिटेल इन द फॉलोइंग सेक्शंस। तो आने वाले कुछ सेक्शंस में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये 1896 की मुराल बाय द पेंटर वेडर कॉल्ड गवर्नमेंट फ्रॉम द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएसए, ठीक है। ये पेंटिंग है। तो मुराल जो होता है, मुराल का मतलब होता है एक बड़ी सी पेंटिंग होती है, ठीक है, आर्टवर्क होता है जो डायरेक्टली हम दीवार पे बनाते हैं या किसी सीलिंग पे बनाते हैं, उसको हम मुराल कहते हैं। कभी-कभी हम नाम में सुनते होंगे मुराल पेंटिंग्स का, ठीक है? तो मुराल पेंटिंग का बेसिकली मीनिंग यही है कि जब आप कोई बड़ी सी पेंटिंग दीवार पे डायरेक्टली बना दो या सीलिंग पे यानी छत पे बना दो, ठीक है? तो ये एक मुराल पेंटिंग है, ठीक है? जो किसी दीवार पे बनी हुई है, और ये गवर्नमेंट ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस यूएसए की जो गवर्नमेंट है ऑफ द कांग्रेस उसको दर्शाती है इस इमेज के थ्रू। तो अब्राहम लिंकन जो थे यूएस के प्रेसिडेंट थे, इनका नाम आपने काफी बार सुना होगा अब्राहम लिंकन जी का, ठीक है। तो ये लेट 19 सेंचुरी में यूएस के प्रेसिडेंट थे, और ये डिस्क्राइब करते हैं डेमोक्रेसी को एज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। यानी गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी जो गवर्नमेंट है वो लोगों की गवर्नमेंट है, और बाय द पीपल ये गवर्नमेंट चुनी किसके गई थ्रू गई है, लोगों के थ्रू ही चुनी गई है। और किसके लिए चुनी गई है, लोगों के लिए ही चुनी गई है। यानी चुनी किस में से गई है, लोगों के में से। किसके लिए चुनी गई है, लोगों के लिए चुनी गई है। और किसके थ्रू चुनी गई है, लोगों के थ्रू चुनी गई है। यानी पीपल का वर्क जो है हर एस्पेक्ट में दिखेगा। यानी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, एंड गवर्नमेंट कह सकते हो बाय द पीपल, ठीक है। ये फ्रेज जो है आज भी काफी कॉमनली यूज किया जाता है व्हाइल डिस्क्राइबिंग डेमोक्रेसी, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट मेक्स गवर्नमेंट डिफरेंट। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक गवर्नमेंट को दूसरी गवर्नमेंट से डिफरेंट बनाती हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री इवॉल्व ओवर टाइम। किसी भी कंट्री की किसी भी गवर्नमेंट जो है वो इवॉल्व होती है, धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होती है, धीरे धीरे डेवलप होती है। दिस कंट्रीज हैव देयर ओन हिस्ट्री, कल्चर एंड एस्पिरेशन। हर कंट्री की अपनी खुद की डिफरेंट हिस्ट्री रही है, उसका खुद का डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट एस्पिरेशंस हैं। तो ये नेचुरल सी बात है कि उनकी जो गवर्नमेंट होगी उन कंट्री की वो डिफरेंट होगी, ठीक है। लेट्स लुक एट सम एस्पेक्ट्स दैट कैन मेक वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंट फ्रॉम अनदर। तो कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ चीजें हैं जिसको हम देखेंगे, एंड जिससे हम आइडिया लगाएंगे कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे एक कंट्री की गवर्नमेंट अलग हो सकती है दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से। और ये जो डिफरेंसेस हैं इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि व्हेन वी लुक एट वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन द लेटर चैप्टर, ठीक है। तो की डिफरेंस क्या है, जो गवर्नमेंट होते हैं उनके बीच का की डिफरेंस क्या है, कि क्यों कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनको डिफरेंट बनाती हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हु गेट्स टू डिसाइड दैट दिस इज द गवर्नमेंट। कौन डिसाइड करेगा कि ये गवर्नमेंट है, कौन डिसाइड करेगा कि ये गवर्नमेंट है। पहला क्वेश्चन है, हु गेट्स टू डिसाइड दैट दिस इज द गवर्नमेंट। ये जो है बहुत ही बेसिक डिफरेंस है अक्रॉस मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। Who or what says that this is the government of our country?
ठीक है, दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो कौन बताएगा कि ये हमारी गवर्नमेंट है? ठीक है, लाइक हमें कैसे पता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग हैं और वो जो सीएम पीएम है ये हमें रूल करते हैं, मिनिस्टर्स रूल करते हैं, ये हमारी गवर्नमेंट है, इस ये हमें किसने बताया? ठीक है, तो उसी तरीके से कौन बताएगा? दिस इज हु और व्हाट गिव्स द गवर्नमेंट इज अथॉरिटी एंड द पावर। और इनको पावर और अथॉरिटी किसने दी है? जैसे हमारे केस में हमें ये बताएगा हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसको पावर कहाँ से मिलेगी, ठीक है? और वो किस तरीके से बनेगी। फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी में इंडिया में जो पीपल ऑफ द कंट्री हु डिसाइड आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है? जो हम लोग हैं, हम पीपल जो है, हम लोग हैं, हम ही डिसाइड करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट कौन होगी और हम ही बताएंगे हमारी गवर्नमेंट कौन है। वाइल इन अ थियोक्रेसी, एक थियोक्रेसी अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो रिलीजियस बिलीफ्स बताएंगे एंड द हेड ऑफ द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बताएंगे। लाइक मान लो कि पहले के टाइम पे थियोक्रेसी बहुत ज्यादा कॉमन थी, तो वहां पे क्या होता था, तो चर्च के जो फादर होते थे, बड़ी बड़ी फेमस जो चर्च होती थी, वो डिसाइड करती थी कि रूलर कौन बनेगा। तो उस केस में क्या है, थियोक्रेसी है। क्या है उस केस में? थियोक्रेसी है। पर डेमोक्रेसी के केस में जो गवर्नमेंट होगी उसको बनाने वाले लोग होंगे, ठीक है? और बताने वाले भी लोग ही होंगे, ठीक है? लोगों के थ्रू चुनी जाएगी और लोग ही बनाएंगे गवर्नमेंट और लोग ही बताएंगे कि ये हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है? और जैसे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी, संविधान की बात करी, तो वो भी किसने लिखा है? हम लोगों ने मिलके लिखा था ड्यूरिंग द 1947। तो 1947 में जब देश आजाद होने वाला था, तो उस टाइम पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जिसके अंदर सब लोगों ने मिलके जो इलेक्टेड लीडर्स थे, उन्होंने मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान बनाया था, जहाँ पे रूल्स को लिखा गया, कोडिफाई किया गया कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है फंक्शन करेगी, ठीक है? तो ये जो चीज हो गई, तो हमें पता चल गया बेसिक डिफरेंस कि कौन बताएगा कि कौन सी गवर्नमेंट है, तो वो बताएंगे लोग खुद, ठीक है? अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ इज द गवर्नमेंट फॉर्म्ड? सेकंड क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट किस तरीके से बनी जाएगी, ठीक है? डेमोक्रेसी में एक जो गवर्नमेंट है, ये यूजुअली फॉर्म होती है थ्रू सम काइंड ऑफ इलेक्शन। कोई आप इलेक्शन चुनाव चुनाव करते हो, चुनाव के अंदर आप कह सकते हो सब लोग मिलके अपना वोट डालते हैं और उस वोट के बेसिस पे पता चलता है कि सबसे ज्यादा वोट किस पर्सन को मिले हैं, और वो जो पर्सन होता है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले होते हैं वो ही इलेक्शन इलेक्शन जीतता है और उसके बाद वो रूल करता है उन सभी लोगों पे जिन्होंने उसको वोट दिया है। लेकिन कुछ किंगडम्स होते हैं, वायलेंट किंगडम्स व्हिच हैव देयर ओन किंग्स और क्वींस, जहाँ पे उनके खुद के राजा और रानियां होते हैं, जहाँ पे कोई भी इलेक्शन नहीं होता और वो हेरिडिटरी होते हैं, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है? यानी वहां पे आपको कोई चुनाव करने का मौका नहीं मिलेगा। आपका जो राजा है उसकी आने वाली जो संतान होगी, आने वाली जो जनरेशन होगी, वो ही आपके ऊपर अगेन रूल करेगी, ठीक है? द काइंड दैट यू हैव रीड अबाउट इन अदर चैप्टर्स, यूजुअली समवन फ्रॉम विद इन द फैमिली कंटिन्यूज टू रूल एंड डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी सेट अप। और वो ही डिसाइड करेंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से रूल करेगी, किस तरीके से कौन कौन पर्सन जो है गवर्नमेंट का पार्ट बनेगा। तो वो कौन होता है? वो क्वीन और राजा, किंग खुद चुनते हैं। तो यहाँ पे लोगों का बेसिकली से नहीं होता कि कौन उनका राजा बने, राजा ऑलरेडी होता है और उसकी आने वाली जनरेशन ही राजा बनती है, ठीक है? देयर आर अदर वेज ऑफ फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट, और कुछ और तरीके भी होते हैं गवर्नमेंट बनाने के, एंड इवन इन डेमोक्रेटिक देयर कैन बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्शंस आल्सो, ठीक है? हर डेमोक्रेसी के जो इलेक्शन कराने का तरीका है वो डिफरेंट होता है, लेकिन फॉलो करते हैं वो डेमोक्रेसी ही, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड व्हाट डू दे डू, ठीक है? कौन-कौन जो है गवर्नमेंट के पार्ट होंगे और उनका क्या-क्या काम होगा, क्या-क्या वो कार्य करेंगे, ठीक है? ये भी चूज़ डिसाइड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये थर्ड क्वेश्चन कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट, उसके काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, उसके काफ़ी सारे सिस्टम्स होते हैं। एज़ दीज़ वेरी अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, और अलग-अलग तरीके की गवर्नमेंट के अलग-अलग काम करने का तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल द थ्री फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट रेफर्ड टू अर्लियर, लाइक हमारी इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। ये अपना काम परफॉर्म करते हैं बाय टोटली इंडिपेंडेंट बॉडीज और बाय द सेम बॉडी, ठीक है? कह सकते हो कि ये अपना काम इंडिपेंडेंटली करते हैं, लाइक लेजिस्लेटिव अपना काम इंडिपेंडेंटली करेगा, यानी बिल्स को पास करेगा, लॉ बनाएगा। एग्जीक्यूटिव अपना काम अलग करेगा, यानी वो बिल जो पास हो चुके हैं और वो एक्ट बन चुके हैं उनको इम्प्लीमेंट करेगा, लोगों के बीच में उनको अप्लाई करेगा। और थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड जो बॉडी है जुडिशरी, वो क्या करेगी? कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है, कभी कोई लड़ाई या झगड़ा होता है या कोई रूल को तोड़ता है, तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो थर्ड वाली बॉडी करेगी।
तीनों ही बॉडीज के काम अलग-अलग हैं और तीनों इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे हैं, यानी कोई किसी के ऊपर हक नहीं जमा सकता, तीनों अलग-अलग तरीके से काम कर रहे हैं। The system to decide how the government will work can be written down in a book of fundamental rules of the country called the Constitution. और मैं जैसे बताया था ये सब चीजें कहाँ लिखी हैं कि एग्जीक्यूटिव इस तरीके से फंक्शन करेगा, लेजिस्लेटिव इस तरीके से फंक्शन करेगा, जुडिशरी इस तरीके से फंक्शन करेगा। ये सब लिखे हैं हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, विच इज व्हाट हैपेंस इन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज डेमोक्रेसीज। और ज्यादातर डेमोक्रेसीज के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो फंडा है इसको ही फॉलो किया जाता है। और इट कैन बी डिसाइड बाय द क्वीन और क्वीन। और जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ पे किंग और क्वीन का राज है, जहाँ पे मोनार्की चल रही है, ठीक है, वहां पे वो लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ द किंग्स एंड क्वींस वो डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द गवर्नमेंट वर्किंग फॉर, व्हाट गोल्स इज इट ट्राई टू अचीव। अब फोर्थ क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट किसके लिए काम कर रही है, किसके लिए काम कर रही है, और कौन से ऐसे गोल्स हैं, कौन से ऐसे कह सकते हो कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है जो गवर्नमेंट अचीव करना चाहती है। तो गवर्नमेंट जो है वो डिजाइन की गई है टू वर्क टुवर्ड्स सर्टेन वैल्यूज एंड आइडियाज। कुछ वैल्यूज को फॉलो करके, कुछ आइडियाज को फॉलो करके जो गवर्नमेंट है वो वर्क करती है, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट जो है, लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी जो गवर्नमेंट है, इसको डिजाइन किया गया है कि ये वर्क करेगी इक्वालिटी और प्रोस्पेरिटी में ऑफ ऑल द पीपल। सम ऑफ द गवर्नमेंट में डिजाइन ओनली फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ सम फैमिलीज और ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको बनाया गया है कि वो इक्वेलिटी यानी सबको समानता की तरह समान अधिकार दे, सबको सबको समान रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, और खुशहाली जो है, प्रोस्पेरिटी है, सबके अंदर इक्वली मिले। तो इंडिया की गवर्नमेंट का ये गोल हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ गवर्नमेंट होती है जिसको डिजाइन किया जाता है कि सिर्फ वो प्रोस्पेरिटी करे अपनी फैमिली की, मतलब वो, यानी कुछ किंग्स एंड क्वींस हैं, वो सारा धन धारा दौलत जो है अपने पास रखेंगी, अपने फैमिली वालों को खुशी देंगे, ना कि पूरे सब्जेक्ट को। तो इस टाइम पे ये जो गवर्नमेंट है डिफरेंट हो गई। लेकिन जो हमारे इंडिया की गवर्नमेंट है जो डेमोक्रेसी फॉलो करती है वो अलग तरीके से काम करती है। तो हर गवर्नमेंट चुनने का तरीका अलग था, ठीक है, और जो उसको चुनेगा वो उसका तरीका अलग था। फिर उनके वर्क करने का तरीका अलग है। फिर कह सकते हो कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं वो भी डिफरेंट है। तो हमने 4 क्वेश्चंस जो डिफरेंसेस, ये 4 डिफरेंसेस के थ्रू आइडिया लगा लिया कि हर गवर्नमेंट जो है उसका फंक्शन जो होता है, उसको चूज़ करने का तरीका वो डिफरेंट होता है, एंड उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव भी डिफरेंट होता है, उनके गोल्स भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब लिखा है कि देयर कैन बी डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हमें ये आइडिया लग गया कि डिफरेंसेस हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में। कोई तरीके की गवर्नमेंट कोई तरीके के प्रोसेस को फॉलो करके काम करती है, एंड किसी तरीके की, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट कोई अलग तरीका फॉलो करके काम करती है, ठीक है। वो तरीका हमने अभी थोड़ा बहुत समझा कि वोटिंग के थ्रू उनको चुना जाता है। उसके बाद 3 बॉडीज़ हैं जो काम करती हैं, ठीक है? उन तीनों बॉडीज़ का अलग-अलग फंक्शन है। तो ये हमारी जो फंक्शंस करते हैं, ये कहाँ लिखे गए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं, संविधान में लिखे गए हैं। तो ये हमारा एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया जो हम फॉलो करते हैं। एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया जहाँ पे किंग है, क्वीन है, वहाँ पे कोई लोग उनको चुनते नहीं हो, पहले से चुने गए, मतलब पहले से हैं, हेरिडिटरी पोज़ीशन में है, और उनको कोई अगला राजा अपने आप वो खुद अपनी फैमिली में से चुनेंगे, और सारा धन-दौलत वो अपने पास रखते हैं, थोड़ा बहुत बाँटते हैं अपने सब्जेक्ट्स में। तो वो अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई, ठीक है? तो ये हमने समझा। बट देयर कुड बी अदर काइंड ऑफ डिफरेंसेस आल्सो। इसके अलावा भी कुछ तरीके के भिन्न हो सकते हैं, मतलब डिफरेंसेस हो सकते हैं। सो लेट अस वर्क एट सम टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हम अलग-अलग तरीके की गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है? पहले हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, जो कि पूरे वर्ल्ड में अलग-अलग कंट्रीज में जहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। हम बात करेंगे लोकतांत्रिक गवर्नमेंट की, ठीक है? उसकी। तो डेमोक्रेसी जो है, कह सकते हो कि मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और ज़्यादातर कंट्रीज डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज में लोगों को ये गवर्नमेंट ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पे उनके पास कम से कम हक है कि वो अपनी गवर्नमेंट खुद चुनेंगे, और 5 साल बाद या जब भी जो भी हर कंट्री का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के बाद हम उस गवर्नमेंट को हटा के नई गवर्नमेंट को खुद चुन सकते हैं। तो ज़्यादातर कंट्रीज के लोगों को ये पसंद आता है कि हम डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ही फॉलो करें। तो ये आज के वर्ल्ड के मॉडर्न वर्ल्ड में ज़्यादातर लोग इसको ही फॉलो करते हैं। इन दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हम क्या करेंगे, वी विल सी दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी डिफरेंट तरीके की होती हैं। इंडिया में कोई तरीका फॉलो करा जा रहा है, और किसी और कंट्री में किसी और तरीके से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलो हो रही है।
तो अलग-अलग तरीके की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अलग अलग कंट्री में एग्जिस्ट करती है। Before we get into some of the differences, we should know that there are some fundamental principle of any democracy. आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी के वो क्या-क्या होते हैं। यानी ज्यादातर जो डेमोक्रेसीज है इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं, ठीक है। भले ही उनका सिस्टम जो होगा थोड़ा सा डिफरेंस होगा, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम को फॉलो करेंगे, बट जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो सारे जो है सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। पहला है इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब समानता, सबको समान तरीके से अधिकार देना और समान तरीके से ट्रीट करना। इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेसी मीन्स दैट एवरी पर्सन हैज राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। यानी हर जो लोग इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, उनका हक है, डेमोक्रेसी में उनका हक है कि उनको इक्वल ट्रीट किया जाए, उनके ऊपर भेदभाव न किया जाए, डिफरेंस न किया गया, डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाए, उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। It also means that everyone should have equal access to facilities like education and health, and that everyone is equal before the law. तो यहाँ पे हर पर्सन जो है डेमोक्रेसी में उसका ये हक होता है कि उसको इक्वली ट्रीट किया जाए, उनको एजुकेशन या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी मिल रही है, लाइक एजुकेशन की, फ्री हेल्थ की, तो वो सबको समान के साथ, समानता के साथ मिले, इक्वली मिले, ठीक है। ऑल्सो कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। ये नहीं कि कोई अमीर है तो वो कानून उसके लिए बदल जाएगा और कोई गरीब है तो उसके लिए बदल जाएगा। अगर चोरी एक कानून है कि चोरी करने पे आपको सजा मिलेगी, तो चोरी करने वाला चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सजा दोनों को सेम मिलेगी। डेमोक्रेसी में इक्वालिटी का मतलब यही होता है, ठीक है। दूसरा है कि फ्रीडम। फ्रीडम आपको आज़ादी कितनी है। तो डेमोक्रेसी में हर सिटीज़न जो इंडिया में रह रहा है, मान ली कोई भी कंट्री में जो डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पे हर सिटीज़न्स का अधिकार है कि उसको फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले। उनके पास राइट हो कि वो अपने खुद के डिसीजंस ले पाएँ, ठीक है? और अपने खुद के ओपिनियन यानी कि अपनी खुद की आवाज़ उठा पाएँ और रख पाएँ, अपने मुद्दा रख पाएँ कि मेरा मुद्दा ये है, ठीक है? अपने ओपिनियन को बता पाएँ। क्योंकि हर डेमोक्रेसी में होता है कि आपको फ्रीडम होती है। थर्ड है कि रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन, यानी कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव आप खुद चुनोगे, ठीक है। यानी कि जो आपको रूल करेगा, जो आपको आपके ऊपर राज करेगा ना, उसको आप खुद चुनोगे बाय वोटिंग प्रोसेस। मीन्स दैट एवरी पर्सन हैज अ राइट टू चूज एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। अपने जो गवर्नमेंट है उसको आप चूज कर सकते हो, उसको इलेक्ट कर सकते हो, और ये होता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसको कहते हैं इलेक्शंस, ठीक है। आप इलेक्शंस में आप, अभी तो आप छोटे हो, लेकिन आपके मम्मी-पापा ज़रूर, आपके भाई-बहन जो बड़े हैं, वो ज़रूर आपके इलेक्शंस के दौरान इलेक्शन वोट डालने जाते होंगे, ठीक है? तो आपने देखा भी होगा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बिकम पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, और जैसे ही वो चुन चुन जाते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वो फिर जाके लेजिस्लेचर का पार्ट बनते हैं, लाइक एमएलए बनते हैं या एमपी बनते हैं, और वो जाके आपके लिए कानून बनाते हैं, ठीक है। और उन्हीं में से कुछ पर्सन जो है चुने जाते हैं फॉर द गवर्नमेंट, जिसमें वो कुछ सीएम बनेंगे, कुछ मिनिस्टर्स बनेंगे, और वो आपके ऊपर रूल करेंगे, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस होता है, ये आप ही लोग उनको चुनते हो। फिर अगला फंक्शन है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब कि कोई एक मिनिमम एज मार्क कर दो, लाइक इंडिया में क्या है, 18 साल के ऊपर कोई भी पर्सन है तो उसको वोट देने का अधिकार है, और सबके पास एक वोट है। ऐसा नहीं कि कोई अमीर बंदा है तो उसके पास ज्यादा वोट हो, यानी उसको ज्यादा वोट की पावर दे दो, और कोई गरीब है तो उसको कम वोट की पावर दो, ऐसा नहीं है। हर किसी को एक वोट देना है, अपना एक वोट से वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है। तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें इंडिया में कोई भी 18 साल के ऊपर है, कोई भी किसी भी कास्ट का, किसी भी क्रीड का, किसी भी जेंडर का कोई भी पर्सन हो, 18 साल से ऊपर अगर एज है, तो आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब आप जाके वोट दे सकते हो अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो ये ग्रांट करता है हर सिटीजन अबव द सर्टेन एज द राइट टू वोट टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। फिफ्थ है फंडामेंटल राइट्स। हर हर सिटीजन ऑफ इंडिया जो इंडिया में रह रहा है उसके पास कुछ मूल अधिकार है। मूल अधिकार मतलब उसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। मूल अधिकार मतलब कि आपको लॉ के आगे इक्वली ट्रीट किया जाए, यानी कानून के सबके लिए बराबर हो, पहला अधिकार। दूसरा अधिकार है कि आपके ऊपर कोई वो नहीं करेगा, कह सकते हो कि डिफरेंशिएट नहीं करेगा आपको, कास्ट के बेस पे, क्रीड के बेस पे, ठीक है, जेंडर के बेस पे आप पे भेदभाव नहीं करेगा। ये आपका अधिकार दूसरा हो गया। तीसरा अधिकार कि कोई पुलिस वाला आपको आके जबरदस्ती, बिना आपने अगर कोई जुर्म नहीं किया तो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता, ये आपका अधिकार है।
फिर अधिकार हो सकता है कि आप अपने घर में अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखी हुई है और अपने प्रॉपर्टी में आप पीसफुल रह रहे हो, कोई भी आपको आके परेशान नहीं कर रहा है, ये भी आपका एक अधिकार है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो काइंड्स ऑफ राइट्स हैं, उसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के संविधान में आर्टिकल, ठीक है, 13 से लेके आर्टिकल 34, 35 तक है प्रेजेंट, ठीक है? तो वो हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इसी तरीके से किसी और कंट्री में जो डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही है, वो भी फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करती होगी अपने लोगों को, मूल अधिकार देती होगी अपने लोगों को। तो ये हर कंट्री का अलग हिसाब है, बट मैं अपने इंडिया की कंट्री की बात करूँ, तो हमारे में पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे पार्ट 3 ऑफ द संविधान जो है, वो हमारे को मूल अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स देता है। Like citizens such as right to equality, right to freedom of speech and expression, right against exploitation are all provided and protected in a democracy. And sixth है कि हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो मतलब आपके खिलाफ कोई गलत काम कर रहा है, मतलब सरकार ने आपके ऊपर जुल्म किया है, तो आपके पास कम से कम अधिकार हो कि आप न्यायपालिका में जाओ, जुडिशरी में जाओ और उसके खिलाफ आप आवाज उठाओ, वहां पे आप केस दर्ज कराओ, ठीक है, और जो जुडिशरी है उसको सजा देगी। तो ये अधिकार सबके पास होता है। इसीलिए जो जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, मतलब सरकार कोई भी इंस्ट्रक्शन जुडिशरी को नहीं दे सकता, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है। और जैसे हमने बात करा था सेपरेशन ऑफ पावर की, कि लेजिस्लेटिव अलग काम करता है, एग्जीक्यूटिव अलग काम करता है और जुडिशरी अलग काम करता है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, मेरी वीडियो पॉज हो गई थी, उसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है। चलिए दोबारा कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको अब स्क्रीन अच्छे से दिख रही होगी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वो कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से हो जाता है, ठीक है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब कि वो अपना काम इंडिपेंडेंटली करेगी, उसके ऊपर कोई भी हक नहीं जमाएगा, उसके ऊपर कोई भी हक नहीं जमाएगा, ना ही लेजिस्लेचर हक जमाएगा, ना ही एग्जीक्यूटिव हक जमाएगा। तो वो अपना काम इंडिपेंडेंटली करते हैं और कानून में जो भी कानून तोड़ता है उसको सजा देते हैं। तो ये क्या इंश्योर करते हैं कि आपके जो मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आपको प्रॉपर्ली मिले। सरकार कोई भी उसमें ऐसा काम ना करे कि आपके मूल अधिकार को छीन ले। लाइक आपका मूल अधिकार है कि सब लोगों को इक्वली ट्रीट करना है, लेकिन सरकार क्या कर रही है, आपको इक्वली ट्रीट नहीं कर रही, तो आप जाओ न्यायपालिका में केस दर्ज कराओ और बोलो कि ये सरकार मुझको इक्वली ट्रीट नहीं कर रही। तो उस टाइम पे जो न्यायपालिका होगी, जुडिशरी होगी, वो उसके खिलाफ एक्शन लेगी। तो यहाँ पे कि एवरी सिटीजन, हर सिटीजन का फंडामेंटल राइट जो है वो प्रोटेक्टेड है बाय द जुडिशरी, और लॉज जो हैं वो सिटीजंस को फॉलो करने हैं, एंड आल्सो ऑल द पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो लॉ है, जो कानून है, वो लोगों को तो फॉलो करने ही है, गवर्नमेंट को भी फॉलो करने हैं। गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती, अगर गवर्नमेंट अपनी मनमानी करती है तो आप जुडिशरी में जाके केस कर सकते हो। तो कह सकते हैं कि ये काफ़ी यूज़फुल है, रिमेंबर करना कि ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ये इवॉल्व हुए हैं ओवर द टाइम। ऐसा नहीं कह सकते कि स्टार्टिंग में ही लोग आए, लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, संविधान लिख दिया और गवर्नमेंट बना दी और वोटिंग के थ्रू इलेक्शन होता है और गवर्नमेंट चुनी जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था। ये प्रोसेस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डेवलप हुआ, क्योंकि पहले के टाइम पे तो राजा-महाराजा होते थे, जो रूल करते थे, वो अपनी मनमानी करते थे, अपने हिसाब से रूल चलाते थे। बट अब ऐसा नहीं है। तो ये प्रोसेस जो है डेमोक्रेसी वाला, ये धीरे-धीरे इवॉल्व हुआ है, धीरे-धीरे कह सकते हो आया है, ठीक है? फिर फॉर एग्जांपल इंडिया में प्रोवाइडेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज़ मीनिंग द राइट टू वोट इन इलेक्शंस टू द एडल्ट्स फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इन 1950। ऑन द अदर हैंड स्विट्जरलैंड वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1971। इंडिया में जैसे हम बात करेंगे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी सबको वोट देने का समान अधिकार जो है, वो इंडिया में 1950 के अंदर दे दिया गया था, जब पहली गवर्नमेंट का चुनाव होना था 1951 में, 1951 में। तो उसके पहले ही कह सकते हो कि डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में सबसे पहले हमने ये कानून बनाया कि सबको समान अधिकार है वोट देने का, जो भी 18 साल से ऊपर है या जो भी सर्टेन एज से ऊपर है। लेकिन स्विट्जरलैंड की बात करें, एक कंट्री स्विट्जरलैंड जो कि डेमोक्रेसी फॉलो करती है, वहां पे ये अधिकार वुमेन्स को, औरतों को 1971 1971 में दिया गया, ठीक है। यानी कि इसके पहले सिर्फ अधिकार था, सिर्फ मर्दों को, मेंस को अधिकार था कि वो वोट दे पाए, यानी कि डेमोक्रेसी है वहां पे भी, बट ये जो फंक्शन है ये बिल्कुल अलग है फ्रॉम वन डेमोक्रेसी टू अदर डेमोक्रेसी। ये क्लियर बताता है कि जो अबव प्रिंसिपल है ये आर आइडियल्स, नॉट ऑल डेमोक्रेसीज आर एबल टू पुट देम इन प्रैक्टिस। ये जो ऊपर वाले जो आइडियल्स हमने अभी देखे, चार छह देखे, तो ये हर डेमोक्रेसी फॉलो नहीं करती। भले ही वो डेमोक्रेसी है, बट वो हर डेमोक्रेसी फॉलो नहीं करती।
लेकिन हमारे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ये 6 के 6 प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है प्रॉपर्ली। बट इक्वली क्लियरली इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सिटीजन्स टू कीप दीज आइडियल्स इन फ्रंट ऑफ देम। लेकिन हर सिटीजन्स का ये अधिकार है कि उनको ये 6 आइडियल्स जो हैं, 6 तरीके की जो चीज़ें हैं मिले, प्रॉपर्ली मिले और कोई भी उनसे ये चीज़ें ना छीने। अब हम बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अलग-अलग कौन-कौन से फॉर्म्स होते हैं, तरीके होते हैं, वो हम देखेंगे। जिसके अंदर पहली गवर्नमेंट है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब पहला जो फॉर्म है वो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है, यहाँ पे सिटीजन जो है, जितने भी सिटीजन्स हैं कंट्री के, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रूल्स, रेगुलेशंस एंड फंक्शंस। फॉर द रूल्स, रेगुलेशंस एंड फंक्शंस के लिए जितने भी कंट्री के सिटीजन हैं सब लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी बहुत कम देखी जाती है क्योंकि यहाँ पे सारे लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो बहुत दिक्कत वाली सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज केओस वाली सिचुएशन हो सकती है। कंटेम्प्रेरी टाइम्स में some kinds of this form are followed in few countries। कुछ कंट्रीज में डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो होती थी। लाइक हमने जो स्कूल वाला एग्जांपल दिया था, वहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, उसी तरीके से कुछ फंक्शन होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। और स्विट्जरलैंड के अंदर ये टाइप ऑफ डेमोक्रेसी फॉलो होती थी। इसकी लिमिटेशन ये है कि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ये काफ़ी हार्ड है टू कैरी आउट इन प्रैक्टिस, पर्टिकुलरली इन लार्ज कंट्रीज। जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी ना, वहाँ पे कंटिन्यू करना बहुत डिफिकल्ट होगा। बिकॉज देखो, जब भी कोई डिसीजन लेने की बात आएगी, जब इतने सारे लोग होंगे तो डिसीजन प्रॉपरली नहीं लिया जा सकता, बिकॉज हर किसी का ओपिनियन डिफरेंट होगा, तो डिसीजन लेना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। इसीलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो अब ज़्यादातर कंट्रीज में फॉलो नहीं होती। पहले होती भी थी, तो लाइक स्विट्जरलैंड में होती थी क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन कम थी, तो हो सकती थी। बट जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो नहीं हो सकती। जस्ट एज वी सी इन अवर स्कूल स्टोरी, इफ एवरीवन बिकम्स पार्ट ऑफ द कमिटी, देन डिसीजन मेकिंग एंड वर्किंग ऑन ऑल टास्क स्मूथली विल बी डिफिकल्ट। तो वही चीज जो हमने फर्स्ट वाला ऑप्शन देखा था, स्कूल कमिटी डिसाइड करते टाइम, तो उस टाइम पे भी हम सबको नहीं ले सकते। इसी तरीके से डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो टास्क होते हैं डिसीजन लेने के, काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। एंड सेकेंड टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो कि ज्यादातर कंट्रीज फॉलो करती हैं। ज्यादातर कंट्रीज क्या फॉलो करती हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन विच द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जस्ट लाइक इंडिया। In this form of democracy, the people do not directly govern, but the government is always accountable to the people। यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ पे हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं थ्रू वोटिंग प्रोसेस, बाय फॉलोइंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एंड इससे क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है अगर वो काम सही से नहीं करेगा, तो हम उसको अकाउंटेबल कर सकते हैं थ्रू लेजिस्लेचर। यानी जो भी वो काम कर रहा है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके अपने काम का ब्यौरा देना होगा। एंड इस तरीके से वो अकाउंटेबल है अपने काम के लिए। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी इन डेमोक्रेसी मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल हु हैव इलेक्टेड देम। यानी हम लोगों ने उसको इलेक्ट किया है, रिप्रेजेंटेटिव को, तो वो अगर कुछ काम नहीं करेगा तो वो उसकी जवाबदेही जो है हमारे प्रति बनती है। वो अकाउंटेबल है हमारे लिए। ठीक है, अगर वो काम नहीं करेगा तो हम उससे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड ये कहाँ पे होता है अकाउंटेबिलिटी वाला प्रोसेस? ये होता है लेजिस्लेचर में। एक चीज मैं आपको बता दूं कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के अंदर जो मेंबर होते हैं, लाइक मान लो, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी होती है। मान लो हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें लोकसभा है। क्या है? लोकसभा। लोकसभा, ठीक है, ये हमारी लोअर हाउस कहते हैं इसको। अपर हाउस होता है राज्यसभा। ठीक है, मान लो लोअर हाउस है लोकसभा एंड इसके अंदर गवर्नमेंट बनी। ठीक है, टोटल 545 पर्सन इलेक्ट हुए। ठीक है, 545 इलेक्ट हो गए। एंड इसके अंदर जो होता है 545 में से कुछ अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं, जो कि पीएम बनते हैं, और उसके साथ फिर डिफरेंट डिफरेंट जो मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो बनाते हैं गवर्नमेंट, जो फॉर्म करते हैं एग्जीक्यूटिव का पार्ट। तो ये हो गया हमारे लेजिस्लेटिव का पार्ट। ये हमारे लेजिस्लेटिव का पार्ट हो गए। इन्हीं में से कुछ मेंबर्स जो है एग्जीक्यूटिव बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनाएंगे।
और उसमें सबसे ऊपर होंगे पीएम और उसके नीचे होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके नीचे होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इस 545 का कह सकते हो 15% जो है, कह सकते हो कि जो पर्सन होंगे वो जाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, जिसमें एक पीएम इलेक्ट होंगे और बाकी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। लाइक कोई एजुकेशन मिनिस्टर होगा, कोई रेलवे मिनिस्टर होगा, कोई होम मिनिस्टर होगा, कोई डिफेंस मिनिस्टर होगा, उस तरीके से। तो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं, वो कहाँ से चुने जाते हैं? वो चुने जाते हैं फ्रॉम द लेजिस्लेटिव इटसेल्फ। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहीं से चुने जाते हैं। ये लोकसभा के अंदर भी हो सकते हैं और ये राज्यसभा से भी चुने जा सकते हैं, यानी दोनों में से चुने जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है वो 15% होनी चाहिए, 15% होनी चाहिए। ठीक है? तो कह सकते हो कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कहाँ से चुने जा रहे हैं? वो चुने जा रहे हैं फ्रॉम द लेजिस्लेटिव इटसेल्फ, लेजिस्लेटिव प्रोसेस इटसेल्फ। तो जब ये कुछ ऐसा काम करेंगे जो इनको नहीं करना चाहिए, ठीक है? या जो जिसके लिए ये बाध्य हैं काम करने के लिए, अगर वो ये काम कंप्लीट नहीं करते, तो जब ये वापस लेजिस्लेटर में आएँगे व्हाइल मेकिंग द बिल बनाते टाइम, तो यहाँ के जो लोग होंगे ना लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हो कि ये लोग अकाउंटेबल है। यानी ये जो है ना, ये गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और ये अकाउंटेबल हैं टुवर्ड्स द लेजिस्लेटिव जो बिल बनाते हैं। ठीक है? इतना आई होप आपको क्लियर हुआ हो। तो कह सकते हो इलेक्शंस जो हैं वो इंटीग्रल पार्ट है किसी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो एक इंटीग्रल पार्ट बनाते हैं, थ्रू विच जो यहाँ के लोग होते हैं वो अपने एक्सप्रेस करते हैं उनके चेंजेस इन देयर चॉइसेस एज वेल। टू अकम्प्लिश दिस इलेक्शंस हैपन इन रेगुलर एंड फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। एंड इसको पूरा करने के लिए इलेक्शंस होते हैं टाइम टू टाइम। जैसे इंडिया में बात की जाए तो हर 5 साल के कार्यकाल के बाद किसी भी गवर्नमेंट के, लाइक वो नेशनल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको 5 साल का टाइम दिया जाता है और 5 साल के टाइम पीरियड के बाद उनको वापस चुना जाता है। तो इंडिया में वी हैव जनरल इलेक्शंस एवरी 5 years, व्हाइल यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हर 4 साल में होते हैं। ठीक है? तो वहाँ पे ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है कि वहाँ पे 4 साल में होते हैं, हमारे यहाँ 5 साल में होते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो डेमोक्रेसी है वो इवॉल्व हुई है, कुछ टाइम पीरियड लगा, काफी टाइम लगा उसको इवॉल्व होने में, और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। इवन टुडे देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसीज। इट इज यूजफुल टू रिमेंबर दैट व्हेन दीज कंट्रीज अडॉप्ट डेमोक्रेसीज, दे मे नॉट हैव had all the principles of democracy as we understand them today। यानी कह सकते हो कि जो कुछ कंट्रीज जिन्होंने अर्लियर डेमोक्रेसी अचीव की थी, यानी अर्लियर डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था, वहाँ पे भी इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स थे जो उन्होंने फॉलो नहीं किए थे, जो डेमोक्रेसी में आज के टाइम पे फॉलो होते हैं, जो हमने 6 प्रिंसिपल्स को देखा था। लाइक जो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, यानी सबको वोटिंग का अधिकार, वो यूके के अंदर 1928 में जाके मिला, बल्कि जबकि उनको डेमोक्रेसी फॉलो करते टाइम बहुत पहले से वो फॉलो कर रहे हैं। उसी तरीके से यूएसए में 1965 में, जबकि यूएस ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था अराउंड 18th सेंचुरी में। ठीक है? 19th सेंचुरी या 18th सेंचुरी में अडॉप्ट कर लिया था उन्होंने डेमोक्रेसी को, जब और इन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जाके दिया 1965 में। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि इन्होंने भी डेमोक्रेसी के जो सारे प्रिंसिपल्स हैं उनको टाइम टाइम फॉलो नहीं किया, बाद में जाके फॉलो किया। ठीक है? और जबकि हमारी जो कंट्री इंडिया है, जब उन्होंने डेमोक्रेसी सिस्टम अडॉप्ट किया 1947 में, तो उसकी जैसे ही हमने इंडिपेंडेंस अचीव करी और कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा, एनफोर्स किया 26 जनवरी 1950 को, उसके साथ ही हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट भी दे दिया था। यानी हमारी कंट्री ने सबसे फर्स्ट स्टेप लिया कि इंडिपेंडेंट होते ही डेमोक्रेसी सिस्टम को अडॉप्ट करते के साथ ही हमने ये वाला जो प्रिंसिपल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, ये सबको दे दिया था। तो कह सकते हो कि यहाँ पे यूएसए में 1787 में, यानी 18th सेंचुरी के अंदर ही इनको डेमोक्रेसी अचीव हो गई थी। बट इन्होंने जाके कब दिया ये वाला गोल, जो ये वाला ऑब्जेक्टिव होता है, ये दिया 1965 में। स्विट्जरलैंड में हो गई थी 1848 में। इन्होंने भी काफी ज्यादा टाइम बाद जाके उनको सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। इंडिया में 1947 में हुई और हमने 1955 में ही दे दिया था। ठीक है? जर्मनी में 1949 में हुई, केन्या में 1964 में, नेपाल में 2008 में। तो काफी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी तो पहले अचीव कर ली, बट जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो वोट अधिकार है वो सबको बहुत बाद में जाके मिला। मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज टुडे आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी।
आज के टाइम पे ज़्यादातर जो डेमोक्रेसीज़ हैं वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हैं, बट एवरी डेमोक्रेसी फंक्शंस डिफरेंटली। लेकिन हर डेमोक्रेसी जो है, वो जो फंक्शन करती है वो डिफरेंट तरीके से करती है, डिफरेंटली करती है। हियर आर टू फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यहाँ पे दो तरीके की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। पहली है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और दूसरी होती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। हमारी इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो होती है। देखो, तो क्या होता है इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो मेंबर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव के, जो एग्जीक्यूटिव वाला फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो पार्ट होते हैं लेजिस्लेचर के भी। जैसे मैंने बताया था 545 मेंबर्स हैं और राज्यसभा में कुछ मेंबर्स हैं 245 के अराउंड। तो उनके अंदर से ही एग्जीक्यूटिव के जो बंदे हैं वो चुने जाएंगे। ठीक है, उनके अमंग उनमें से ही एग्जीक्यूटिव के लोग जो है चुने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर हैं और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के। यानी वो लेजिस्लेचर का तो पार्ट होते ही हैं, उन्हीं के बीच में से गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो अकाउंटेबल है टू द लेजिस्लेचर। जैसे मैंने बोला अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो वो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल होते हैं और कंटिन्यू वर्किंग एज लॉन्ग एज दे हैव कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। यानी जब तक वो सारे मेंबर्स उस गवर्नमेंट में भरोसा कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं, तब तक तो वो एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट चलती रहेगी। लेकिन जिस दिन वो कॉन्फिडेंस हार जाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं मिलता सबका मेंबर्स का, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट जो है कोलैप्स हो जाती है और उसके बाद नई गवर्नमेंट को चूज किया जाता है। इंडिया में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो कंटिन्यू कर सकते हैं वर्किंग जब तक उनके पास कॉन्फिडेंस होता है। किसका? लोकसभा का। लोकसभा का जब तक कॉन्फिडेंस है तब तक वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो लोग हैं वो लेजिस्लेचर को चुनते हैं। यानी हम लोग क्या करेंगे, हमारे जब इलेक्शन होंगे, नेशनल लेवल पे इलेक्शन होंगे, जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे, तो हम लोग अपने पूरे इंडिया में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करेंगे एंड टोटल जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे 545 होंगे। एंड फिर जाके ये 545 में से जिनकी मेजोरिटी गवर्नमेंट होगी, ठीक है, जैसे लाइक आज आज के टाइम पे बीजेपी के पास मेजोरिटी वोट्स हैं, तो वो 545 मेंबर्स में 245 सीट्स उनके पास है और बाकी सीट्स विपक्ष हैं, ऑपोजिशन के पास है। तो उन 245 मेंबर्स में से जो बीजेपी के हैं, उनमें से कुछ मेंबर जो हैं वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनाएंगे, यानी गवर्नमेंट क्रिएट करेंगे। गवर्नमेंट मतलब अपनी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएंगे जिसके अंदर कुछ मिनिस्टर्स होंगे जो कि वही मेंबर्स होंगे जो लेजिस्लेचर में चुने गए हैं। ठीक है, सेलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर बिकम मिनिस्टर्स। ठीक है, वही चीजें मैंने बताई। तो मैंने क्या बोला आपको कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उसमें हमारा एक होता है लेजिस्लेचर और एक होता है एग्जीक्यूटिव। एक्चुअली में जो गवर्नमेंट हम बोलते हैं वो बोलते हैं एग्जीक्यूटिव को। ठीक है, एग्जीक्यूटिव को गवर्नमेंट बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। और लेजिस्लेचर के अंदर दो आते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। ठीक है, दो बॉडीज हैं, लोकसभा लोअर हाउस और राज्यसभा अपर हाउस। इनमें से कुछ मेंबर्स चुने जाते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनते हैं और जो कि गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। इसमें हेड होते हैं पीएम और नीचे होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी यहाँ पे आपने देखा कि जो एग्जीक्यूटिव है वो पार्ट है, जो एग्जीक्यूटिव है वो पार्ट है लेजिस्लेचर का, क्योंकि यहीं के जो मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट बना रहे हैं। यहीं के जो मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया पार्लियामेंट्री सिस्टम। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम कुछ डिफरेंट होता है। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता। यानी कि जो पर्सन्स होते हैं डायरेक्टली जो हैं, कह सकते हो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में चुने जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, मतलब एक चीज बताता हूँ मैं आपको। देखो, मैं बताता हूँ। प्रेसिडेंशियल में पार्लियामेंट अलग होगी और एग्जीक्यूटिव, इसको हम गवर्नमेंट भी कहते हैं, वो अलग होगी। यानी यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो, उनका कोई लेना देना नहीं होगा एग्जीक्यूटिव के साथ। यहाँ के मेंबर्स अलग होंगे। यहाँ पे एक होंगे हमारे प्रेसिडेंट एंड इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सीओएम कहते हैं जिसको, वो अलग होंगे। यानी इन दोनों के बीच में
कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग ये है। लेकिन जब हम बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया में क्या होगा, पार्लियामेंट के ही कुछ मेंबर्स होंगे जो जाके गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, यानी एग्जीक्यूटिव जो होंगे वो पार्ट होंगे पार्लियामेंट का, पार्ट होंगे लेजिस्लेचर का। इतना समझ आता है? ठीक है, आपको इतना आई थिंक समझ आएगा। अब बात करेंगे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की, जो मैंने आपको संक्षेप में बताया, छोटे से उसमें टेबलें बनाया कि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है वो वर्क करता है इंडिपेंडेंटली, यानी वो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होता, लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता। और ये जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल, डायरेक्टली हम लोग, मतलब लोग जो है मिलके उनको इलेक्ट करते हैं। लाइक यूएसए के प्रेसिडेंट जो है, लाइक डोनाल्ड ट्रम्प जो है, डोनाल्ड ट्रम्प को इलेक्ट किया गया है डायरेक्टली बाय द पीपल, बट वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है। ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव में डायरेक्टली चुने गए हैं। ये जो प्रेसिडेंट है, इनको कोई वो नहीं है कि नीड नहीं है कि वो जाके अपना कॉन्फिडेंस शो करेंगे पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में। ठीक है, ये अपना इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं लेजिस्लेचर में और अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात आती है, जब इंडिया की बात आती है, तो मान लो अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनकी गवर्नमेंट है, ठीक है, अगर उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया लेजिस्लेचर के अंदर, तो उनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे इनको कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है सारे मेंबर्स का, कि हाँ, हम काम सही कर रहे हैं। उसको कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो अगर किसी भी ऑपोजिशन ने मेन गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट में, तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। यानी गवर्नमेंट को यहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस शो करने की जरूरत है। बट जब बात करेंगे हम प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की, तो यहाँ पे इनको कॉन्फिडेंस शो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये पार्ट ही नहीं है उसका, ये अलग बॉडी है। पार्लियामेंट लेजिस्लेचर अलग बॉडी है, वो लॉ बनाएंगे, इनको खाली इंप्लीमेंट करना है। कुछ कंट्रीज में, जैसे इंडिया में, जहाँ पे स्टेट्स जो हैं विद इन द कंट्री सच एज राजस्थान, केरला, उनकी खुद की गवर्नमेंट है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। बाय बट दे आर नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो स्टिल गवर्नड होते हैं बाय लार्जर नेशनल गवर्नमेंट, जो कि यूनियन गवर्नमेंट है। ठीक है, तो कह सकते हो कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती जब तक उनको नेशनल गवर्नमेंट का सपोर्ट ना मिले। तो जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, एंड यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस फ्रॉम द टेबल 9.1 ऑन द फेसिंग पेज। अभी आगे वाले पेज में देखेंगे। व्हाट डू दीज टर्म मीन, इनका मीनिंग क्या है? एग्जीक्यूटिव सुन रहे हो, लेजिस्लेटिव सुन रहे हो, इसका मतलब क्या है? पहला है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। जैसे तीन ऑर्गन है गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उसमें से एक ऑर्गन जो है एग्जीक्यूटिव है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉ। इतना याद रखना है कि एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, जो लॉ बनाया गया है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना, उसको कानून को अप्लाई करना। बट जो प्रोसेस है इसके इलेक्शन का, ये डिफरेंट है फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, देखो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है। ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर है और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। कौन है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें एक लोअर हाउस होता है, इसको लोकसभा कहते हैं, जो और इज मोर पावरफुल देन अपर हाउस, जो कि राज्यसभा है। बिकॉज जो लोकसभा है, जो लोअर हाउस है, वहां के जो लोग हैं वो डायरेक्टली लोगों के थ्रू चुने गए हैं, इसीलिए उनके पास पावर ज्यादा है। लेकिन जो राज्यसभा है वो कैसे चुनी गई है? वो चुनी गई है हर स्टेट के थ्रू। हर स्टेट जो है, जो चुनी गई सरकार है, वो ही अपने मेंबर्स को राज्यसभा में भेजते हैं। इसीलिए कह सकते हो कि जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हुए, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए हैं, इसलिए उनके पास पावर कम होती है। जबकि लोकसभा के अंदर जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, इसलिए उनके पास पावर ज्यादा होती है। और जुडिशरी यहाँ पे इंडिपेंडेंटली है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर बात करें यूएसए की, तो यूएसए में चुने जाते हैं प्रेसिडेंट, ना कि प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पे दोनों के पास इक्वल पावर है, इक्वल पावर बिटवीन अपर हाउस जो कि सेनेट है और लोअर हाउस जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। यानी दोनों ही जो है, अपर हाउस और लोअर हाउस, दोनों ही डायरेक्टली चुने गए हैं लोगों के थ्रू, और दोनों की पावर इक्वल है, किसी के पास पावर ज्यादा, किसी के पास पावर कम नहीं है। और प्रेसिडेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, लेजिस्लेचर लाइक सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अलग काम करते हैं। और जुडिशरी जो है यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट है, बाय फॉलोइंग द सेपरेशन ऑफ पावर। साउथ कोरिया की बात करें तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, यहाँ पे चुने जाते हैं प्रेसिडेंट, और यहाँ पे एक हाउस है। जैसे इंडिया में दो हैं, यूएसए में दो हाउस हैं, वैसे यहाँ पे एक हाउस है जिसको हम नेशनल असेंबली कहते हैं। और यहाँ पे भी जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रूल करती है बाय फॉलोइंग सेपरेशन ऑफ पावर। ऑस्ट्रेलिया की बात करें
तो ऑस्ट्रेलिया में जो है प्राइम मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं और इनके जो हाउस होते हैं उनके पास इक्वल पावर होती है। लाइक इंडिया में लोकसभा के पास ज्यादा पावर है जो लोअर हाउस है एज कम्पेयर टू राज्यसभा जो कि अपर हाउस है। बट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर इक्वल पावर होती है बिटवीन अपर हाउस जिसको सेनेट कहते हैं और लोअर हाउस जिसको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। ठीक है, और जुडिशरी यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट है बाय फॉलोइंग द सेपरेशन ऑफ पावर। हमने एग्जीक्यूटिव की बात कर ली, अब हम बात करेंगे लेजिस्लेचर की। ठीक है, लेजिस्लेचर की। तो जो लेजिस्लेचर होता है ये वो बॉडी ऑफ गवर्नमेंट होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है लॉ बनाने के लिए, जो लॉ बनाती है। ठीक है, जो बिल्स बनाती है, बिल्स पेश करती है और उसके ऊपर डिस्कशन होता है। उसके बाद वो जब पास हो जाता है, बिल पास हो जाता है, फिर वो एक्ट बन जाता है, फिर वो लॉ बन जाता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट कौन करती है? उसको इम्प्लीमेंट करती है एग्जीक्यूटिव। इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्रीज। इंडिया में इसको पार्लियामेंट कहते हैं, यूएसए में भी इसको पार्लियामेंट, यूएसए में इट इज कॉल्ड कांग्रेस, यूएसए में इसको कांग्रेस कहते हैं। और काफी सारी डेमोक्रेसीज में इट हैज टू हाउसेस, दो हाउस होते हैं, एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। ठीक है, इंडिया में लोअर हाउस की पावर ज्यादा है एज कम्पेयर टू अपर हाउस, बट यूएस के अंदर दोनों हाउस की पावर सेम है, ब्रिटेन के अंदर दोनों हाउस की पावर कह सकते हो सेम है, और कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया में भी सेम है। अब बात करेंगे अपर हाउस की और लोअर हाउस की। ठीक है, मोस्ट कंट्रीज में जो लोअर हाउस है वो इलेक्ट होता है डायरेक्टली बाय द पीपल, डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू, और जनरली कह सकते हैं कि ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू अपर हाउस जो कि फॉर्म होता है आइदर बाय इलेक्शन और बाय नॉमिनेशन। ठीक है, दीज हाउसेज आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज, और इन हाउसेज के जो है नाम जो है अलग अलग होते हैं अलग अलग कंट्री में। इंडिया में जो लोअर हाउस है इसका नाम है लोकसभा, जैसे मैंने बताया था आपको, लोकसभा में 545 545 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा में 245 के अराउंड मेंबर्स होते हैं, और अपर हाउस जो होता है उसको राज्यसभा कहते हैं। फिर हमारा है सेपरेशन ऑफ पावर, जो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था, सेपरेशन ऑफ पावर लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों की पावर डिवाइडेड है। मींस कि थ्री ऑर्गन्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, वो वर्क करते हैं इंडिपेंडेंटली एंड डू नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर वर्क। एक दूसरे के काम में वो अड़ंगा नहीं देते, अपना अपना वो काम करते रहते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये मस्ट हैव गिवन यू एन अंडरस्टैंडिंग दैट जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उनके डिफरेंट वेज होते हैं फॉर्मेशन के, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उनकी फंक्शनिंग डिफरेंट होती है, बट डेमोक्रेटिक है। लाइक यूएसए में डिफरेंट फंक्शन है, स्विट्जरलैंड में अलग है, ऑस्ट्रेलिया में अलग है। अलॉन्ग विद दिस, ये जो रिलेशनशिप है इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में, लाइक जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ये भी डिफर करता है। लाइक इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव है वो पार्ट है जो लेजिस्लेचर का, बट यूएसए में एग्जीक्यूटिव जो है अलग है लेजिस्लेचर के। बट एज वी रीड इन द बिगिनिंग, सम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वो रिमेन सेम रहेंगे सारी की सारी डेमोक्रेसी। अब हम देखेंगे कि हिस्ट्री में किस तरीके से जो है डेमोक्रेसी फॉलो होती थी। अ पीक इनटू द हिस्ट्री। पहली बात करेंगे अर्ली रिपब्लिक्स की, जो पुराने टाइम पे, जो एंशिएंट हिस्ट्री जिसकी बात करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, उस टाइम पे किस तरीके से रिपब्लिक, यानी रिपब्लिक का मतलब होता है द पर्सन हु इज चूजन बाय द पीपल, द पर्सन इज चूजन बाय द पीपल बाय बाय द प्रोसेस ऑफ वोटिंग, तो उसको हम कहेंगे रिपब्लिक। ठीक है, तो रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच जो हेड ऑफ द स्टेट है, लाइक हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर है, ये प्रेसिडेंट है, वो इलेक्ट होते हैं और नॉट हेरिडिटरी मोनार्क, यानी एक के बाद एक अपनी फैमिली में से नहीं बनता, वो बल्कि चुन के बनता है। लाइक हमारे प्राइम मिनिस्टर को हम चुनते हैं और 5 साल बाद हम चाहें तो उनको हटा के किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। लेकिन मोनार्की के अंदर क्या होता है, जो राजा होता है उसका ही बेटा या उसकी फैमिली मेंबर का ही पर्सन वापस राजा बनता है, जब तक कोई दूसरा पर्सन आके उनको मारना दे, किल ना कर दे और अपने आप को एस्टेब्लिश कर ले। वहां पे लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने राजा को चुने, राजा खुद अपनी फैमिली में से किसी को चुनता है आने वाली जनरेशन के लिए। बट डेमोक्रेसी में, रिपब्लिक में, जो रिपब्लिक में हेड ऑफ द स्टेट है, लाइक हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, उस टाइम पे किंग होता होगा या कोई होता होगा, तो वो जो है चुना जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ वोटिंग फ्रॉम द पीपल इटसेल्फ, लोग उसको चुनेंगे। ठीक है, दिस वाज केस इन एटलीस्ट टू ऑफ द इंडियाज एंशिएंट महाजनपदास। तो हमने बात की थी महाजनपदास की, जो कि 6th सेंचुरी बीसी के बाद कह सकते हो कि महाजनपदास का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा और महावीरा। तो वहां पे 16 महाजनपद एमर्ज हुए थे, इसमें से ज्यादातर जो थे मोनार्की थे, यानी वहां पे जो किंग था वो अपने ही फैमिली मेंबर्स में से चुना जाता था और आने वाली जनरेशन में भी उसी मेंबर का किंग बनता था।
बट 2 ऐसी स्टेट थी, 2 ऐसे महाजनपद थे, जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो होता था, जो हमने पढ़े भी थे। यू माइट रिकॉल फ्रॉम चैप्टर न्यू बिगिनिंग्स सिटीज़ एंड स्टेट्स इन, और वो था एक वज्जी, जिसका नाम था वृज्जी महाजनपद, और था दूसरा था लिच्छवी क्लैन, सॉरी, पहला था वज्जी इन द वज्जी और विज्जी महाजनपद। जो लिच्छवी क्लैन था इन पर्टिकुलर, वो प्रैक्टिस करता था कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का। क्या फॉलो करता था? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कहाँ पे? वज्जी, इसको हम वृज्जी भी कहते हैं। एक महाजनपद था वृज्जी, वज्जी कहते हैं जिसको, यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो होता था, क्योंकि यहाँ के जो क्लैन, जो राजा थे, लिच्छवी क्लैन के राजा थे, वो डिसीजन मेकिंग जो लेते थे, डिसीजन लेते थे, वो कलेक्टिवली लेते थे। और वहाँ के लीडर्स जो थे, वो चुने जाते थे बेस्ड ऑन द मेरिट रेदर देन बर्थ, यानी जो काबिल होगा वो चुना जाएगा। यहाँ पे जो की पोजीशन थी, जो इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, वो फिल होती थी थ्रू इलेक्शंस। लोगों के आप सामने रखा जाता था और लोग जिसको चुनते थे उनको फिर उस पोजीशन में बिठाया जाता था। ठीक है? और from various clans met regularly to address issues and develop solutions to ensure people's welfare. As a result, such states have been called the early republics. तो कह सकते हो कि ये जो states थी, ये अर्ली रिपब्लिक्स थी। ठीक है? ठीक है? इंडीड जो वॉइस है यहाँ पे लोगों की, कॉमन पीपल की, उनको काफी ज्यादा वैल्यू किया जाता था, क्योंकि उनके थ्रू ही चुने जाते थे ये लोग। एंड upheld in इंडिया थ्रू एजेस, इवन व्हेन द पावर वाज इन द हैंड्स ऑफ किंग और क्वीन। ठीक है? कह सकते हो रिमार्केबल एग्जाम्पल है चोला पीरियड के टाइम में। कहाँ का? चोला पीरियड के टाइम का, जो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में दिखा गया है। उत्तर मेरूर एक इंस्क्रिप्शन है, और वहां से इसके बारे में बताया गया है, जो कि 10th सेंचुरी सीई तमिलनाडु के अंदर था, जो प्रोवाइड करता है डिटेल्स अबाउट द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू द विलेज सभा। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, जिसका नाम था सभा, वहां के जो मेंबर्स थे वो चुने जाते थे फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। यानी इलेक्शंस करते थे लोग, वहां पे चुनते थे उस रिप्रेजेंटेटिव को, और वो जाके वहां पे पोजीशन पे बैठता था। वी लर्न अबाउट द इलेक्शन प्रोसेस इंक्लूडिंग सील्ड बैलेट बॉक्सेस, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स, देयर ड्यूटीज एंड आल्सो कंडीशंस दैट कुड लीड टू देयर डिसमिसल। यानी हम चुनते किससे से? बैलेट पेपर होता था। बैलेट पेपर मतलब पर्चियां होती थी, उस पे अलग अलग पार्टी के अलग अलग सिंबल होते थे। लोग आते थे, देखते थे किस पार्टी का सिंबल कहाँ है, वहां पे ठप्पा मार के वो पर्ची मोड़ के वापस डाल देते थे, और फिर देखा जाता था कि किसको सबसे ज्यादा वोट मिले। वो बैलेट पेपर वाला होता था। आज के टाइम पे ईवीएम मशीन के थ्रू हम चुनते हैं, यानी मशीन में गए, आपने बटन दबाया अपनी पार्टी का, और वो पार्टी के ऊपर वोट चला गया आपका। लेकिन पहले के टाइम पे बैलेट पेपर होता था। ऑल्सो अगर वो गलत काम करते थे तो उनको डिसमिस करने के भी प्रॉपर फंक्शन होते थे। तो ये देखो, ये प्रॉपर यहाँ पे चोला पीरियड का इंस्क्रिप्शन है ऑन द वॉल्स ऑफ वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, उत्तर मेरूर, तमिलनाडु। ठीक है? तो यहाँ से ज्यादातर जानकारी लोगों को मिलती है। फॉर इंस्टेंस, जो मेंबर्स होते थे वुड इमीडिएटली रिमूव्ड इफ फाउंड टू हैव इंडल्ज इन एनी करप्शन। अगर कोई मेंबर करप्शन करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसको डायरेक्टली रिमूव कर देगा किंग। ठीक है? ये भी प्रावधान था। कहते हैं कि देयर आर रिपब्लिक्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू, और इस टाइम पे जो दूसरी कंट्रीज हैं वहां पे भी रिपब्लिक सिस्टम कहीं कहीं फॉलो होता था। लाइक 5वीं शताब्दी और 4वीं शताब्दी बीसीई के अंदर रोम में और ग्रीस में रिपब्लिक्स थे। वापस कहूंगा, रिपब्लिक का मतलब जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो है, जो मालिक है, हेड ऑफ द स्टेट कह सकते हो, जो रूल कर रहा है, मेन रूलर, वो चुना जाता है फ्रॉम द पीपल। ठीक है? ना कि वो हेरिडिटरी पोजीशन पे है, वो चुना जाएगा। इन सम रीजन्स लाइक ग्रीस में फ्री मैन कुड वोट, कह सकते हो कि जो आजाद मर्द हैं, मैन हैं, उनको वोट करने का अधिकार था। बट वुमेन्स को और वर्कर्स को और स्लेव्स जो गुलाम हैं उनको उस टाइम पे अधिकार नहीं था। ठीक है? अदर एरियाज हैड अ सिस्टम जहाँ पे कुछ स्मॉल प्रिविलेज ग्रुप को ही अधिकार था कि वो लोगों को चुना जाएंगे, उनको वोट का अधिकार था और वो डिसीजन ले पाएंगे। तो यहाँ पे कह सकते हो कि बजाय कि रिपब्लिक जो है, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो रिपब्लिक है, वो चुना जा रहा है लोगों के थ्रू, बट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तब भी नहीं था, वो बाद में जाके मिला सबको। तो स्लेव को मैंने बोला कि गुलाम जो होते थे, अ पर्सन हु इज फोर्स टू वर्क फॉर एंड ओबे अनदर एंड इज कंसीडर्ड टू बी देयर प्रॉपर्टी। ठीक है? अब अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। हमने डेमोक्रेसी की बात कर ली। ठीक है? अब अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, लाइक पहली है मोनार्की। हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा कि डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आज के टाइम पे सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी है। ठीक है? और आज के वर्ल्ड में
एंड देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी एज वेल। और डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी उसके अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं। अब हम बात करेंगे अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी के अलावा है। पहली गवर्नमेंट है मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है, एक राजा होता है, जो राजा अपनी मनमानी करता है, अपने हिसाब से रूल करता है और उसको कोई भी पूछने वाला नहीं है। मोनार्की के पास लेजिस्लेटिव पावर भी है, एग्जीक्यूटिव पावर भी है और जुडिशरी की पावर भी है। यानी वो कानून बनाता भी है, कानून को इम्प्लीमेंट भी करता है और कोई गलत काम करता है तो उसको सजा भी वही देता है। मोनार्की में सारी पावर एक के हाथ में होती है, मोनार्की में, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी में पावर डिवाइड होती है, सेपरेशन होता है पावर का, लेजिस्लेटिव अलग होते हैं, एग्जीक्यूटिव अलग होते हैं, जुडिशरी अलग होती है, बट ऐसा यहाँ पे नहीं होता। एज इज सीन चैप्टर ऑफ टिप ऑफ द पास्ट, जो महाजनपद थे वर हेडेड बाय किंग्स, राजा वहां पे रूल करते थे, और who were guided by their सभा और समिति and were expected to take decisions and advice of these institutions seriously। ठीक है। और वो क्या करते थे, सभा और समिति जो मेंबर्स होते थे उनकी एडवाइस सुनते थे, मानते थे, ठीक है। As empire were built and expanded across India, kings began to gain immense power। लेकिन जब धीरे धीरे ये राज्य उनके बढ़ने लगे और बड़े बड़े एरिया को वो कैप्चर करने लगे तो उनके पास बहुत सारी पावर आने लगी, इमेंस वेल्थ आने लग गई, पैसा आने लग गया और पावर आने लग गई, ठीक है। Yet they relied on a council of ministers and a network of officials to help them to govern the empire। लेकिन तब भी कुछ जगहों पे कह सकते हो कि इतनी ज्यादा पावर होने के बाद भी वो अपने जो मेंबर्स होते थे काउंसिल के उनकी बात सुनते थे कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी राय लेते थे और फिर डिसीजन लेते थे। लेकिन कुछ केसेस में जो राजा होता था वो अपने आप को इतना पावरफुल मानता था कि वो किसी की बात नहीं सुनता था, ठीक है। और स्कॉलर्स की, कुछ कुछ राजा तो स्कॉलर्स की बात सुनते थे, मैटर्स रिलेटेड टू धर्मा। ऑफ कोर्स देयर वर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ किंग्स हु यूज देयर पावर टू सब्जुगेट देयर पीपल। सब्जुगेट मतलब टू टेक कंट्रोल ऑफ द पीपल और बाय प्लेस बाय यूजिंग फोर्स एंड मेकिंग पीपल ओबे। सब्जुगेट करना मतलब कि कोई कोई राजा तो अपने जो लोग होते थे उनके ऊपर अपना हक जमाते थे और उनको कानून फॉलो करने पे मजबूर करते थे, ठीक है। उसको सब्जुगेट करना कहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि कुछ पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में देखा जाता है वर्ल्ड में कि किंग्स हैड ऑल द पावर। जो राजा होता था उसके पास सारी पावर होती थी। दे मेड लॉ, वो खुद कानून बनाता था, एनफोर्स देम, उसको खुद एनफोर्स करता था और डिसाइड करता था कि किसको क्या सजा देनी है, पनिशमेंट, जो कि आज के टाइम में जुडिशरी का काम है वो भी वो खुद करता था। यानी एक पर्सन जो है उसके पास, कह सकते हो कि एक पर्सन जो है उसके पास लेजिस्लेचर भी है, एग्जीक्यूटिव भी है और जुडिशरी भी है। यानी ये तीनों ही काम वो खुद करता था। इसका मतलब है इसके पास इमेंस पावर है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। आज के टाइम पे अगर कोई लेजिस्लेचर गलत काम करेगा तो जुडिशरी तुरंत इंटरवीन करेगा और उसको सजा देगा। अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गलत काम करेगा तो लेजिस्लेचर उसको सजा देगा। लेकिन इस टाइम पे सारी पावर एक के हाथ में है तो कोई सजा नहीं दे सकता, यानी कह सकते हो कि ये मोनार्की सिस्टम है। कुछ केसेस में दे क्लेम टू हैव रिसीव्ड डिवाइन पावर फ्रॉम द गॉड। और कुछ कुछ राजा तो अपने आप को गॉड की तरह कंपेयर करते थे और कहते थे कि मुझे जो पावर मिली है वो गॉड से डायरेक्टली मिली है, ठीक है। इतनी ज्यादा उनकी, ठीक है, धाक थी। एक यहाँ पे एडोरेशन है, पिलर्स ऑफ सांची स्तूपा। सांची स्तूपा में एक पिलर है जो कि दर्शा रहा है, ये पिलर जो है अशोका के टाइम का है, ये धर्म चक्र है, ठीक है, अशोका चक्र। और ये हमारे लायन कैपिटल है, यहाँ पे 3 लायंस बने हुए हैं और ये हमारा शेफ्ट है। शेफ्ट मतलब जो पिलर का होता है वो इसको बनाया गया है इस पे। कह सकते हो हाउएवर इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, काफी सारे पार्ट्स इंडिया के, जो पावर थी राजा की वर नाइदर एब्सोल्यूट नॉर बियॉन्ड क्वेश्चन, ठीक है। इतनी ज्यादा पावर थी, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था कोई। द किंग वॉज एक्सपेक्टेड टू मेक डिसीजन वाइल स्टेइंग विद इन द लिमिट्स ऑफ राजधर्म। और कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे पावर एब्सोल्यूट नहीं थी, और जैसे यहाँ पे लिखा है कि नाइदर एब्सोल्यूट नॉर बियॉन्ड क्वेश्चन, ठीक है। वहां पे किंग जो है उससे लोग क्वेश्चन कर सकते हैं और उसको राजधर्म फॉलो करना होता था। कौन सा धर्म? राजधर्म फॉलो करना होता था जब भी वो कोई डिसीजन लेता था। इसका मतलब है कि रूलिंग अकॉर्डिंग टू धर्म, उसको धर्म के हिसाब से काम करना है और इंश्योर करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। दिस वॉज एन आइडियल दैट किंग डिड नॉट नेसेसरी अचीव। और कह सकते हैं ज्यादा टाइम पे किंग इन सबको अचीव नहीं कर पाते थे, ठीक है, बिकॉज ये काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजन होते थे। और अगर किसी के पास इमेंस पावर होगी तो क्यों ही वो इन सारी चीजों को फॉलो करेगा। ये एक इमेज है 17th सेंचुरी राजपूत मिनिएचर इमेज है, जो पेंटिंग डिपिक्ट करती है भीष्म,
lying on the bed of arrows, teaching Yudhishthir, while Krishna sits at the head, witnessing the movement. ठीक है, यानी कृष्ण भगवान है, युधिष्ठिर जो पांडवों के हैं, और ये हमारे भीष्म पितामह जिनको हम कहते हैं वो हैं। ठीक है, तो ये महाभारत की स्टोरी डिपिक्ट करी हुई है इस इमेज में। ठीक है, क्या कहती है एक बार देखते हैं। इन द शांति पर्व ऑफ महाभारत, जब भीष्म जो वाइज एल्डर हैं कुरु डायनेस्टी के, कौरवों के कह सकते हो डायनेस्टी के एल्डर, सबसे एल्डर पर्सन है, वो जब अपनी बेड ऑफ एरोज पे जब उनको तीर से बाणों से उनको बाणों की छैया पे लिटा देते हैं और उनको आखिरी मूवमेंट होता है उनके डेथ 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 का, अवेटिंग हिज डेथ, तो वो युधिष्ठिर को कुछ बात बताते हैं। कहते हैं द एल्डेस्ट पांडवा एट द ग्रेट लेंथ ऑन गुड गवर्नेंस, जस्टिस एंड द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ राजा। युधिष्ठिर जो था पांडवों में सबसे बड़ा था, कह सकते हैं पांचों भाइयों में सबसे बड़े थे युधिष्ठिर। गाइस मेरा थोड़ा सा कैमरा लैग कर रहा है, तो मैं कैमरा अपना ऑफ कर रहा हूँ अभी, हम ऐसे कंटिन्यू करते हैं। तो कह सकते हैं कि जो युधिष्ठिर थे वो पांचों पांडवों में सबसे बड़े थे। ठीक है, और कह सकते हो वो गवर्नेंस अच्छी जानते थे, जस्टिस के बारे में, और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी राजा की बखूबी निभाते। एक राजा जो होता है वो एक रूलर के सिवा वेलफेयर भी करता है अपने लोगों का। ठीक है, और वो उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। ही मस्ट अप्लाई लॉ विदाउट बायस टू इंश्योर फेयरनेस एंड इक्विटी। और भीष्म पितामह उनको बताते हैं, भीष्म कहते हैं कि एक राजा जो होता है उसको लॉ को प्रॉपरली अप्लाई करना चाहिए अपने सभी लोगों पे, बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, ताकि वो इक्वेलिटी और समानता और फेयरनेस ला पाए। ही मस्ट नॉट गेट अटैच टू पावर। और कोई भी राजा अपने आप को पावर के साथ अटैच ना करे, नहीं तो वो गलत चीज में इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पावर उसको मिली है तो वो वेलफेयर करने के लिए मिली है लोगों के। एज इट फॉस्टर्स ईगो एंड करप्शन, ही मस्ट सीक गाइडेंस फ्रॉम वाइज एडवाइजर्स टू इंश्योर जस्ट एंड वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। वो अपने जो कोई भी डिसीजन ले रहा है तो उसके टाइम पे वो अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह ले और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह ले, ताकि वो कोई भी डिसीजन ले तो अच्छे से ले पाए। राजा मस्ट अंडरस्टैंड दैट उसकी जो अथॉरिटी है वो टेम्पररी है एंड बाउंड बाय धर्मा, और उसकी जो अथॉरिटी है वो टेम्पररी है, ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं होती और धर्म से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पे किंग चंद्रपिदा वांट टू बिल्ड अ टेम्पल टू हिज डीटी। जो किंग है चंद्रपिदा के बारे में बात हो रही है, तो वो चाहते थे कि वो एक मंदिर बनाए अपने भगवान के लिए। ठीक है, बट द हट ऑफ स्टबर्न कॉबलर स्टूड इन द वे। ठीक है, लेकिन जहाँ पे वो मंदिर बनाना चाहते थे वहां पे एक कॉबलर का झोपड़ा था, एक मोची का झोपड़ा था, और वो बहुत ज्यादा जिद्दी था, हठी था कि मैं अपना झोपड़ा यहाँ से नहीं हटाने दूंगा। When the builders complained to the king that he did not even allow them to take measurements, the king blamed them for not asking the cobbler's permission first. जब उसके सिपाही राजा के पास आके बोलते हैं कि वहां पे जो वो कह सकते हैं कि जो मोची है वो कॉबलर है वो हमें अलाउ नहीं कर रहा कि हम लैंड का मेजरमेंट भी ले पाए, तो किंग बोलता है कि तुम्हारी गलती है। सेना जो उनकी सेना थी उनको बोलते हैं कि तुम्हारी गलती है कि तुमने पहले उससे परमिशन नहीं ली, पहले तुम्हें उससे परमिशन लेनी चाहिए थी कॉबलर से। King received the cobbler, who explained that his humble but was like a mother to him and precious to him as a place was to king. कॉबलर फिर किंग के सामने आता है, फिर कॉबलर किंग को समझाता है कि वो जगह मेरे लिए मेरी माँ की समान है। लाइक जैसे मैंने वहां पे अपना पूरा बचपन बिताया और कह सकते हैं वहां पे जैसे आपके लिए आपकी जमीन प्यारी है, उसी तरीके से मेरी जमीन भी मेरे लिए प्यारी है। द माइजरी पीपल फील व्हेन देयर होम्स आर फोर्सबली टेकन अवे कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली बाय अ गॉड who has fallen from his celestial car or by a king who has lost his kingdom। ठीक है, और जो माइजरी है उन लोगों की जिनके ऊपर फोर्स करा जाता है कि वो अपना घर खाली करे, उनको वो चीज जब समझ आती है, लाइक अगर गॉड है उसका जो चैरियट है, अगर वो उसके उससे ऊपर से फॉल हो जाए, नीचे गिर जाए, और कोई किंग है अगर उससे उसकी सत्ता छीन जाए, वो अपनी सत्ता छीन जाए, तो जैसा उस टाइम पे उनको फील होता है वैसा ही उस पर्सन को फील होता है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया हो कि वो अपना घर खाली करे। नेवरदलेस जो कॉबलर है वो अपनी एक्सप्रेस करता है अपनी रेडीनेस कि वो अब तैयार है अपनी हट हटाने के लिए। ओनली द किंग वुड कम एंड रिस्पेक्टफुली आस्क फॉर हिज परमिशन। लेकिन वो जब भी करेगा जब किंग खुद आएंगे, प्यार से परमिशन मांगेंगे, विच इज द किंग डिड, गिविंग हिम एडुकेट मनी एज कंपेशन कंपेंसेशन, और उसको कंपनसेशन देंगे।
For those who desires happiness, there should be no false pride, concludes the text, while the cobbler praised the king's commitment to dharma even towards as a low subject. ठीक है, और वो कह सकते हैं कि और दो जो जिसको हैप्पीनेस चाहिए, ठीक है, उनके ऊपर कोई फॉल्स प्राइड नहीं होना चाहिए। और जैसे किंग ने अपने धर्म को फॉलो करते हुए कॉबलर की परमिशन के साथ ही काम कराया, उसी तरीके से और अपने लो सब्जेक्ट को उन्होंने गलत तरीके से ट्रीट नहीं किया। ये ही हर किंग का काम होना चाहिए। तो ये राज तरंगिनी जो है कश्मीरी स्कॉलर कल्हान के द्वारा 12th सेंचुरी सीई में लिखी गई। राज तरंगिनी एक बुक है जो कि कल्हान एक स्कॉलर है उनके थ्रू लिखी गई थी, और ये स्टोरी उसी राज तरंगिनी बुक का एक पार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर दिखाया गया कि राजा का धर्म क्या होता है। अगर उसके लिए सबसे छोटे से छोटा सब्जेक्ट क्यों ना हो, चाहे वो एक कॉबलरी क्यों ना हो, अगर उसको अपना काम कराना है तो उसकी भी परमिशन लेना जरूरी है। अब हमारा जो सेकंड सिस्टम है वो है हमारा मोनार्की, जो आज के टाइम पे थी। एक तो मोनार्की एंशिएंट वर्ल्ड में थी जो हमने देखी। अब हम देखेंगे जो मोनार्की आज के टाइम पे है। ए मोनार्की इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो कि दैट इज रूल्ड बाय अ मोनार्क, एक किंग के थ्रू। किंग हो क्वीन हो उनको मोनार्क कहते हैं। वो एक्सरसाइज करते हैं अपनी सोवरन पावर, ठीक है। सोवरन का मतलब क्या होता है? सोवरन इंडिकेट दैट द सोर्स ऑफ पावर ऑफ अ कंट्री इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। यानी जो पावर है उस किंग की, वो किसी दूसरे राजा के थ्रू नहीं आ रही है, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और वो अपना रूल खुद संभाल रहा है। उसकी जो पावर है वो खुद की है, उसको कहेंगे सॉवरन पावर। तो जो मोनार्कीज हैं आर यूजुअली हेरिडिटरी, जैसे मैंने बोला था कि एक राजा है, उसका जो आगे वाली जनरेशन उसकी होगी वही राजा बनेगी दोबारा। उसी तरीके से जो हेरिडिटरी होते हैं, टिपिकली कह सकते हो कि वो उनकी फैमिली के बनते हैं। टिपिकली द एल्डेस्ट सन जो होता है, जो सबसे बड़ा बेटा होता है रूलिंग मोनार्क का, वो ही नया राजा बनता है। टुडे वी हैव टू टाइप्स ऑफ मोनार्की। आज के टाइम पे हमारे पास दो तरीके की मोनार्कीज हैं। पहली है हमारे पास एब्सोल्यूट मोनार्की। एक एब्सोल्यूट मोनार्की जो होता है, यहाँ पे जो मोनार्क होता है, जो राजा होता है, उसके बाद कंप्लीट कंट्रोल होता है। जब भी वो लॉ बनाता है, कोई भी नया कानून बनाता है, तो उसके बाद पूरी पावर होती है, और वो इंश्योर करता है कि वो सब लोग उसको फॉलो करें। एंड एजुकेटिंग व्हेन दे आर नॉट, जजिंग अ केस व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट। और जब भी कोई केस हो, कभी कोई ऐसी बात आ जाए कि राजा को फैसला लेना है कि कौन सही है कौन गलत, तो वो एजुकेट कहते हैं उसको, ठीक है। उनको एजुकेट करना, डिस्प्यूट को सॉल्व करना, तो वो भी वही करता है। सऊदी अरेबिया कह सकते हो एक प्राइम एग्जाम्पल है एब्सोल्यूट मोनार्की का। यहाँ पे जो किंग हैं वो सारी पावर होल्ड करते हैं, और ये आज के टाइम पे किंग है, कह सकते हो आज के टाइम पे वहां पे डेमोक्रेसी फॉलो नहीं होती सऊदी अरेबिया में, वहां पे मोनार्की सिस्टम चल रहा है, ठीक है। और वो एब्सोल्यूट मोनार्क है और किंग की तरह रूल करते हैं। वो गवर्न करते हैं अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ, जो इस्लाम का लॉ है उसके अकॉर्डिंग वो वहां पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। हाउएवर ही अपॉइंट्स अ काउंसिल ऑफ, उनके पास एक काउंसिल है जो उनको एडवाइस करती है, ठीक है, और उनको असिस्ट करती है ऑन गवर्नेंस, उनके गवर्नेंस वाले मैटर्स में। बट ही इज नॉट बाउंड बाय द काउंसिल एडवाइस। लेकिन आखिरी में उनको काउंसिल की एडवाइस मानना जरूरी नहीं है, वो अपनी खुद की एडवाइस, मतलब वो अपने खुद का फैसला खुद लेते हैं, उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और दूसरी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। दूसरी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मोनार्की। जो यूनाइटेड किंगडम में है, ब्रिटेन में, वहां पे भी मोनार्की सिस्टम है। द हेड ऑफ द स्टेट, लाइक हमारे हेड ऑफ द स्टेट हमारे प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति, लेकिन उनके हैं किंग और क्वीन। ब्रिटेन में किंग और क्वीन का रूल अभी भी चलता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब वहां पे प्रॉपर डेमोक्रेसी है। बट जो हेड ऑफ द स्टेट लाइक किंग और क्वीन है, वो अभी भी मोनार्की सिस्टम में है, मतलब वहां पे वो वोट के थ्रू चुन के नहीं आए, लोग उनको नहीं चुने हैं, बल्कि वो चुने गए हैं बाय हेरिडिटरी पोजीशन। बट ही और शी हैज ओनली नॉमिनल पावर एंड रियल पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। लेकिन जो हेड हैं, जो किंग है क्वीन है, उनके पास नॉमिनल पावर है, उनके पास सारी पावर नहीं है। और जो रियल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, जो कि चुन के आया है। द लेजिस्लेटिव पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द पार्लियामेंट, और वहां पे भी जो इंडिया की तरह पार्लियामेंट वहां पे भी है। इसका मतलब ये है कि जो ऑल द कानून है वहां पे वर मेड बाय द इलेक्टेड पार्लियामेंट। वो कौन बनाता है? वहां की इलेक्टेड पार्लियामेंट, जो कि लोगों के थ्रू चुन के आई है। यानी कानून बनाने का तरीका डेमोक्रेटिक है। और एग्जीक्यूटिव जो है वो भी अपनी जो पावर एक्सरसाइज करता है, काउंसिल बनाता है मिनिस्टर्स को, वो भी प्राइम मिनिस्टर रूल करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो इसका भी मतलब वो भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है।
बट जो उनका हेड ऑफ द स्टेट है, लाइक किंग और क्वीन है, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट है, वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट किंग और क्वीन है, तो वो जो है चुन के नहीं आते, वो मोनार्की हैं, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को भी फॉलो कर रहे हैं और मोनार्की को भी फॉलो कर रहे हैं। तो ब्रिटेन हैज अ किंग, it really is today a parliamentary democracy. This kind of monarchy is called constitutional monarchy. ठीक है, लाइक यहाँ पे देखो प्रॉपरली उनका वो जा रहा है, कह सकते हो काफिला जा रहा है किंग चार्ल्स थर्ड का, एक सेरिमोनियल कोच ड्यूरिंग विजिट ऑफ फॉरेन डिग्नेटरी। ठीक है, अब दूसरा तरीका है, एक तो हमने मोनार्की पढ़ा जिसमें हमने एब्सोल्यूट मोनार्की पढ़ा और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पढ़ा। अब हम बात करेंगे थियोक्रेसी की। थियोक्रेसी की बात हमने पहले भी की थी कि जब रिलीजन वाले जो लोग हैं, लाइक चर्च है, टेम्पल है, वो चुनता है अपने राजा को, उसको कहेंगे थियोक्रेसी। वहां पे लोग नहीं चुनते। अ थियोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे कंट्री जो है वो रूल होती है बाय द रूल्स ऑफ रिलीजन। धर्म के आधार पे रिलीजियस लीडर्स उसको चुनते हैं। लाइक ईरान जो है, ईरान जो कंट्री है, उसका जो फुल ऑफिशियल नेम है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। क्या नाम है उसका? उसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। और वहाँ का एक यूनिक पॉलिटिकल सिस्टम है जो कंबाइन करता है एलिमेंट्स ऑफ बोथ थियोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यहाँ पे थियोक्रेसी भी है प्लस डेमोक्रेसी भी है। यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बेस्ड है ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। इस्लाम को फॉलो करते हैं और कंट्री का ऑफिशियल रिलीजन भी इस्लाम है ईरान में। और यहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके पास अल्टीमेट अथॉरिटी है कि वो लेजिस्लेटिव भी कर पाएंगे, एग्जीक्यूटिव भी कर पाएंगे और जुडिशरी, यानी तीनों ही जो ऑर्गन्स हैं वो इनके अकेले के हाथ में हैं। और ये सिलेक्ट करते हैं बाय ग्रुप ऑफ इस्लामिक क्लरिक्स। एक इस्लामिक क्लरिक का ग्रुप है जो कि अगेन इस रिलीजियस टर्म है, रिलीजियस मैटर्स के बंदे हैं, वो आके गवर्न करते हैं। देयर आर ऑल्सो एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। लेकिन जो प्रेसिडेंट साहब हैं यहाँ के, वो डेमोक्रेसी से चुन के आए हैं, यानी वो इलेक्ट हुए हैं। एंड एज अ पार्लियामेंट दैट टेक केयर ऑफ एवरीडे गवर्नेंस, वो भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। जो इंटेंट है रिपब्लिक का इज टू इस्टेब्लिश सोसाइटी बेस्ड ऑन इस्लामिक नॉर्म्स। और अदर जो थियोक्रेसीज हैं करंटली इन एग्जिस्टेंस इंक्लूड अफगानिस्तान और वेटिकन सिटी। अब वेटिकन सिटी में है क्रिश्चियन रिलीजन और यहाँ पे अगेन इस्लाम है, इस्लाम है अफगानिस्तान में। ठीक है, तालिबान कहते हैं इसको। ये हमारा कह सकते हो अगेन हमारा थियोक्रेसी है। थर्ड है हमारा डिक्टेटरशिप। हमारा थर्ड है डिक्टेटरशिप। ठीक है, तो डिक्टेटरशिप वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे एक पर्सन है वही हमेशा जो है चुना जाएगा, या स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो एब्सोल्यूट पावर उनके पास है। दे डू नॉट हैव एनी लिमिट्स इम्पोज्ड ऑन देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, यानी उनके ऊपर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का कानून नहीं लागू होगा, वो अपना कानून खुद बनाते हैं। 20th सेंचुरी कह सकते हो काफी सारी कंट्रीज में डिक्टेटरशिप थी जो क्रिएट की थी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस फॉर द पीपल। वी विल ओनली सी टू ऑफ देम हेयर। हम यहाँ पे सिर्फ दो की बात करेंगे। पहला है एडोल्फ हिटलर। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर ने डिक्टेटरशिप अचीव कर ली थी और वो अपॉइंट हुआ था चांसलर ऑफ जर्मनी 1933 में। ही पास लॉज दैट गेव हिम फुल पावर एंड एलिमिनेटेड द अपोजिशन। जब वो चांसलर बना तो उसने एक कानून पास करा कि सारी पावर अब से मेरे हाथ में है और कोई भी मेरे को कह सकते क्वेश्चन नहीं कर सकता। और उसने ऑपोजिशन जो अपोजिशन था, दूसरा अपोजिशन होता है जो अपोज करता है, उनको एलिमिनेट हटा दिया था और वो एक डिक्टेटर था। कन्विंस्ड ऑफ द सुपीरियोरिटी ऑफ हिज पीपल, वो देखता था कि जर्मनी शुड रूल द वर्ल्ड एंड डोमिनेट द इंफीरियर रेसेस। तो वो सोचता था कि जो कह सकते हैं जर्मनी है उसको सिर्फ जर्म जर्म कह सकते हो, वो पूरे वर्ल्ड को सिर्फ जर्मनी रूल करेगा और वो डोमिनेट करता था इंफीरियर रेसेस पे, जो नीचे की रेस होती थी उनको वो इंफीरियर मानता था। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑफ एटलीस्ट 6 मिलियन ज्यूस, और उन्हें करीब 60 लाख ज्यूस को मार दिया था। दिस इज नोन एज होलोकॉस्ट। इसको काफी फेमस टर्म हुआ था होलोकॉस्ट, उसमें जाना जाता है कि ज्यूस को हत्या जो की गई थी जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के दौरान, 60 लाख ज्यूस को उसने मार दिया था। एज वेल एज हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रोम और अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल को भी इसने मार दिया था। इनफैक्ट ही वॉज कॉज फॉर वर्ल्ड वॉर 2।
कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर जो 2 हुई थी वो एडोल्फ हिटलर के कारण हुई थी इन द ईयर 1939 टू 1945। कह सकते हैं इससे रिजल्ट क्या हुआ, इमेंस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन मैनी कंट्रीज, और काफ़ी जगहों पे लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था। फिर दूसरा एग्ज़ाम्पल है इदी अमीन का, एक मिलिट्री डिक्टेटर था युगांडा का। कहाँ का? युगांडा का इदी अमीन। और वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था फॉर द मर्सिलेस किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। इसने थाउजेंड्स ऑफ लोगों को मार दिया था। काफ़ी इंडियंस थे जो एंसेस्टर थे वहाँ पे गए हुए थे युगांडा में, फ्यू जनरेशंस बिफोर वर फोर्स्ड टू फ्री द कंट्री, तो उनको वहाँ से भाग के आना पड़ा। यहाँ पे एक कैरिकेचर है इदी अमीन का। कैरिकेचर क्या होता है? एक पोर्ट्रे बनाया गया होता है, कार्टून इमेज होती है। ड्राइंग दैट मेक्स समवन्स लुक फनी और फूलिश बिकॉज़ सम पार्ट ऑफ द पर्सन्स अपीयरेंस इज एक्ज़ैगरेटेड। लाइक इसका सर इतना छोटा-सा है, इसका पेट इतना बड़ा है, तो इसका मतलब है ये कार्टून इमेज है, इसको कहेंगे कैरिकेचर, जो कि थोड़ा हँसी दिलाने के लिए बनाई जाती है। ये रोम और रोमानी पीपल जो हैं वर ओरिजिनली नोमैड्स। नोमैड्स मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं इन सर्च ऑफ पैस्चर लैंड। पैस्चर लैंड मतलब उनके जो बकरियाँ और शीप्स होती हैं उनको अच्छी ताज़ी घास मिल सके, इसलिए वो मूव करते रहते हैं, उनको नोमैड्स कहते हैं। और उनकी लिंग्विस्टिक और कल्चरल कैरेक्टर्स की बात करें, स्कॉलर्स हैव डिटरमाइंड दैट दे हैव ओरिजिनेटेड इन इंडिया। तो कह सकते हैं जो नोमैड्स हैं, एक प्राइम एग्जांपल यहाँ पे एक लेडी हैं, वो नोमैड है, तो उनका एग्जांपल जो है इंडिया में कह सकते हो कि इंडिया से शुरुआत हुई नोमैड्स की। They first settled in parts of Eastern Europe, ठीक है, but have now migrated to several countries of the world, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टडी ऑफ शेन की। किसकी? स्टडी ऑफ शेन की। क्या है? पढ़ते हैं। शेन जो है ये नॉर्थ कोरिया में रहते हैं, विच हैज अ सेट ऑफ डिफाइंड रूल्स फॉर हिज एवरीडे लिविंग। और उनके कुछ डिफाइंड रूल्स हैं जो वो फॉलो करते हैं। He is currently serving in compulsory military service in which he expected to serve in the military till the time government decide। और जो शेन है वो करंटली जो है सर्व करते हैं मिलिट्री के अंदर वहाँ की नॉर्थ कोरिया में। और उनको जब भी गवर्नमेंट जो है बुलाएगी कि आप आके सर्व करो, तो उनको मिलिट्री में जाके वहाँ पे अपने ज्वाइनिंग देनी होगी। देयर आर ऑल्सो रूल्स अबाउट हाउ हिज हेयर शुड बी कट। उनके क्लोथ कैसे होंगे, ठीक है, कपड़े। तो वहाँ के उनके मिलिट्री में रूल होता है कि आपके कपड़े कैसे होंगे, आपके बाल कैसे कटेंगे। ये सब जो है वहाँ के कह सकते हैं डिसाइड करते हैं। ही कैन नॉट एक्सेस द ग्लोबल इंटरनेट एंड इज सो अनअवेयर ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड हिज ओन कंट्री। और उनको इंटरनेट, जो ग्लोबल इंटरनेट फॉलो करते हैं, वो फॉलो करने की आज़ादी भी नहीं है। और उनको तो ये भी नहीं पता कि आउटसाइड कंट्री में हो क्या रहा है। जो गवर्नमेंट है वो वॉच करती है उनके हर एक एक्शन को क्लोजली, और इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट अबाउट एनीवन हु ट्राइज टू ब्रेकिंग एनी ऑफ द डिफाइंड रूल्स। और जब भी कोई रूल ब्रेक करता है तो उनको सबसे पहले जाके रिपोर्ट करना होता है कि इस पर्सन ने रूल ब्रेक करा है, तो उनके ऊपर कड़ी पाबंदी लगाई जाती है। एक दिन क्या होता है, वो एक टूरिस्ट से मिलते हैं जो उनसे पूछता है, वाई डू ऑल ऑफ यू हैव द सेम हेयर कट हेयर। आप सबके एक जैसे हेयर कट क्यों हैं, आप सब एक जैसा क्यों बाल कटवाते हो। तो उसके ऊपर शेन जो है बोलता है कि वी ऑल वांट टू एक्सप्लोर न्यू स्टाइल्स। हम चाहते हैं कि हम नए-नए स्टाइल्स को फॉलो करें, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है उसने डिसाइड करा है कि हमें यही वाला हेयर कट रखना है, ठीक है? यही वाला हेयर कट रखना है। तो ये शेन की स्टोरी हमने सुनी, इससे हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा उनके ऊपर कड़ी पाबंदी है, और कड़ी पाबंदी यानी डिक्टेटरशिप रूल उनके ऊपर एस्टेब्लिश हो रखा है, नॉर्थ कोरिया में। अब फोर्थ है ओलिगार्की गवर्नमेंट। अब बात करेंगे ओलिगार्की गवर्नमेंट की। ये जो वर्ड है ओलिगार्की, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका ओलिगोस का मीनिंग होता है फ्यू, और आर्को का मीनिंग होता है रूल। यानी कुछ कुछ लोग ही कमांड करेंगे, कुछ लोग ही रूल करेंगे, ठीक है। ये वो टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे स्मॉल पावरफुल ग्रुप जो हैं वो सारे डिसीजंस लेते हैं, और यूजुअली जो है वो काफ़ी सारे वेल्थी फैमिलीज़ के पर्सन ही होते हैं। यानी जो गरीब लोग होंगे उनको पावर डिसीजन लेने का हक नहीं है। जो अमीर लोग हैं उनको ही यहाँ पे गवर्नमेंट में पार्ट लेने का अधिकार है, और वो जो इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं उनका, यानी ओलिगार्की में जो डिसीजन लेते हैं वो कुछ फ्यू पीपल, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वेल्दी हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं। इन सम प्लेसेस एंशिएंट ग्रीस की बात करें तो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज जो कि काफ़ी अमीर फैमिलीज होती थी, वो रूल करती थी एज ओलिगार्कीज। और मॉडर्न टाइम में जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स कौन होते हैं? वो लोग जो एनालाइज करते हैं, शेयर देयर ओपिनियन अबाउट पॉलिटिकल इवेंट्स। जो पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में बताते हैं और अपने अपने मतभेद जो हैं वो बताते हैं, तो उनको पॉलिटिकल कमेंटेटर्स कहते हैं, जो पॉलिटिक्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टिप्पणियां करते हैं।
तो उनको उन्होंने ऑब्जर्व करा दैट इवन सम डेमोक्रेसीज शो साइंस ऑफ ओलिगार्की व्हेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियंस एंड वेल्दी बिजनेस पीपल होल्ड टू मच इन्फ्लुएंस इन द गवर्नेंस। यानी भले ही वो डेमोक्रेसी फॉलो कर रही है बट एक तरीके से वो ओलिगार्की गवर्नमेंट बन चुकी है, बिकॉज वो रूल किसका है, वो रूल है इन्फ्लुएंशियल पीपल का और अमीर लोगों का। यानी अमीर लोग अपने मनमानी के हिसाब से अपने कानून बनवा सकते हैं और अपने हिसाब से कानून को तोड़ मरोड़ सकते हैं। लाइक इंडिया में भी देखते हो कि जो इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, तो उनके ऊपर कानून कई कबार देखते हो कि नहीं लगता, ठीक है? भले ही वो दिखाया ऐसा जाता है कानून लग रहा है बट नहीं लगता, ठीक है? तो इसको कह सकते हैं कि ओलिगार्की ज़्यादातर देशों में आज भी फॉलो होती है। भले वो ओपनली फॉलो ना हो बट फॉलो होती है। ये कार्टून है 1889 का जो एक ओलिगार्किक सिचुएशन को दिखा रहा है। यानी ये सारे बहुत वेल्दी हैं तो ये सबसे ऊपर बैठे हैं, सबसे अमीर लोग हैं और ये लोग डिसीजन लेंगे और उनके नीचे ये लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? जो कम इन्फ्लुएंशियल है, कम वेल्दी है। अब क्वेश्चन होता है कि डेमोक्रेसी मैटर क्यों करता है? व्हाई डेमोक्रेसी मैटर्स? हमारे लिए ज़रूरी क्यों है डेमोक्रेसी? दीज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो हमने देखी, ये हमें बताती हैं कि जो डेमोक्रेसी है इज़ नॉट द ओनली वे इन व्हिच कंट्रीज़ आर गवर्न्ड। ये सिर्फ़ तरीका नहीं है जिसमें गवर्नमेंट चलती है। ओलिगार्की भी है, एब्सोल्यूट मोनार्की भी है, ठीक है? अलग-अलग तरीके की गवर्नमेंट है। बट ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो डेमोक्रेसी है वो फॉलो होती है और उसको एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। लेट अस लुक एट अ कंपैरिजन टू अंडरस्टैंड दिस। कंसीडर करो कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं बिलो इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स एंड बॉक्स येस और नो। अब बताओ, यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज डेमोक्रेसी में होती है, यस। डिक्टेटरशिप में होती है, नहीं, ठीक है। एब्सोल्यूट मोनार्की में नहीं और ओलिगार्की में भी नहीं। यानी ये जो है ये सिर्फ डेमोक्रेसी या में होती है। अब इक्वालिटी अमंग द सिटीजंस, यहाँ पे यस, डिक्टेटरशिप में नो, एब्सोल्यूट मोनार्की में नो, ओलिगार्की में नो, फ्रीडम ऑफ स्पीच यस, यहाँ पे नो, यहाँ पे नो, यहाँ पे नो, सेपरेशन ऑफ पावर यस, नो, 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 वेल-बीइंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ सिटीजंस यस, नो, नो, नो। यानी सारे जो क्राइटेरिया वो डेमोक्रेसी मीट करता है। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। जबकि ये डिक्टेटरशिप, एब्सोल्यूट मोनार्की, ओलिगार्की, यहाँ पे ये सारी ही चीज़ें लोगों को नहीं मिलती जो लोगों के वेलफेयर के लिए ज़रूरी हैं। ये कहाँ मिलती हैं? मिलती हैं सिर्फ़ डेमोक्रेसी में। इसीलिए हमारे लिए डेमोक्रेसी मैटर करती है, डेमोक्रेसी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया कि क्यों हमारे लिए डेमोक्रेसी मैटर करती है। So you have read about different forms of government above and how the form of government define द लाइफ्स ऑफ ए सिटीजंस। वहाँ के लोगों की ज़िंदगी किस तरीके से चलेगी, ये कौन डिसाइड करता है? वहाँ की गवर्नमेंट। हमने प्रीवियस टेबल में देखा देखा कि रिप्रेजेंटेशन जो पीपल का होता है और राइट होता है, ये डिफरेंट गवर्नमेंट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। लेकिन जो एक जेन्युइन डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पे पीपल जो हैं, वो अपनी एवरीडे लाइफ अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं एज़ दे वांट, जैसे वो चाहते हैं। वो चूज़ कर सकते हैं कि उन्हें किस टॉपिक पे बोलना है, व्हाट टू वियर, क्या कपड़े पहनने हैं, व्हाट टू फॉलो, क्या फॉलो करना है, व्हाट टू एक्सप्रेस, ठीक है?